हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी का जो सैंपल पेपर सीबीएसई इशू करता है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आपको इस लाइन को सुनते से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये वीडियो है किस बारे में। अब देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना, सारे डाउट्स जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। सीबीएसई हर साल अपना एक सैंपल पेपर इशू करता है। उस सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किस तरह का पेपर आने वाला है वो आपको क्लियर हो जाता है, मतलब कितने क्वेश्चन होंगे, कैसे क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब यह जो साल है, ठीक है, तो इस साल में आपने क्या देखा, एकेडमिक ईयर मतलब 2021-22 की अगर हम बात करें, बड़ा उठा पटक वाला साल रहा। कैसे? तो आप देखेंगे सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न बदल दिया। एग्जाम पैटर्न कैसे कि अब टर्म 1 टर्म 2 होंगे। अब आपको पता है टर्म 1 एग्जाम हमारे कैसे होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओएमआर शीट के साथ जाना है, वो पूरा कार्यक्रम रहेगा। अब उस पे भी क्या है, आपको वो एग्जाम पैटर्न है कि हाँ टर्म 1 टर्म 2 में होगा। एग्जाम पैटर्न के अलावा आप देखोगे तो पेपर पैटर्न भी एक चीज होती है। पेपर पैटर्न यानी कि क्या, कि किस तरह का पेपर आने वाला है आपका, कितने क्वेश्चन होंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो पेपर पैटर्न समझना है ना, तो उसके लिए इस सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां दो चीजें, एक तो क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन और उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दूसरी चीज है पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इतना क्लियर हो गया कि आखिरकार यह वीडियो देखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपको यह वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको सबसे पहले सैंपल पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, दूसरी चीज पेपर पैटर्न पता चलेगा, तीसरी चीज आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, और चौथी चीज अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ हमारी जो तैयारी है अभी तक और उस तैयारी के हिसाब से जैसा पेपर आना तो हम कितना कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब सीबीएसई ने पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम दोनों इशू किया है। आप मार्किंग स्कीम और पेपर दोनों को ही क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट से ले सकते हैं। क्लियर है? वो बेहतर रहेगा अगर आप क्या करते हैं, पेपर के साथ बैठोगे और समझोगे चीजों को, तो और अपने एंड पे आंसर देने की पहले कोशिश करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताता हूं। आपकी 3 बुक है, ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे क्या होता है, 3 बुक में हम देख लेते हैं, एक तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, दूसरा हम देख लेते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, और तीसरी बुक है प्रैक्टिकल बुक। अब ज्योग्राफी के साथ क्या गणित रहता है आपका, तो थोड़ा सा हिसाब किताब समझ लो पहले। पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण, किधर गया, हाँ, पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण क्या आया है, पेपर पैटर्न चेंज होने के कारण आपने ये देखा है कि बहुत सारी नई चीजें आई है। क्या नई चीज आई है कि सबसे पहले तो ये जो आपका एकेडमिक ईयर होने वाला है, कौन सा वाला, 2021-22, ठीक है, तो 2021-22 का जो एकेडमिक ईयर होगा, इस एकेडमिक ईयर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि टर्म 1 एक पूरा अपने आप में कंसेप्ट होगा, टर्म 2 जो है ये अपने आप में पूरा एक कंसेप्ट होगा। अब टर्म 1 भी 50 नंबर का होगा, ठीक है, टर्म 2 भी कितना होगा, 50 नंबर का होगा। टर्म 1 टर्म 2 दोनों 50 नंबर का। अब यहां पे अगर जैसे देखोगे ना, तो ये 50 नंबर में भी क्या है, 35 का पेपर आएगा और 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे। इधर भी क्या होगा, वही 35 का पेपर आएगा, 15 नंबर आपके प्रैक्टिकल होंगे। अभी हम टर्म 2 को भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि अभी टर्म 2 को भूलने में ही फायदा है, तो टर्म 2 को अभी के लिए हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब देखो क्या, भूल जाओ, इधर भुला दो इसको। क्लियर? अब टर्म 1 की अगर हम बात करें, टर्म 1 की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा टर्म 1 है, टर्म 1 में क्या है, ये 35 नंबर का आपका एमसीक्यू आने वाला है। तो जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है ना, ठीक है, तो सीबीएसई का सैंपल पेपर जो है, तो ये हमें बताएगा कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। 15 नंबर क्या है, फिर प्रैक्टिकल के हैं। अब यहां पे मजेदार चीज क्या है कि 35 नंबर का पेपर आना है। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस सैंपल पेपर में 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है, उसमें से 50 आपको करना है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो जैसे अगर आप देखोगे 0.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा क्या है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं, जितना मुझे पता लगा आपके फीडबैक से कि सर कितने नंबर का क्या होगा। तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि एंड तक जाते जाते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एंड तक जाते जाते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, तो अब थोड़ा सिलेबस को अगर देखें तो क्या क्या आने वाला है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक उठाओगे तो उसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप ये वाला चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है? फिर उसके बाद में क्या है, यूनिट 2 जो है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ पढ़ना है आपको। फिर क्या है, यहां पे आप जैसे देखेंगे तो एक प्राइमरी एक्टिविटीज जो है ना, प्राइमरी एक्टिविटी वाला चैप्टर भी आएगा आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ऊपर के 5 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के लिए तैयार करना है आपको, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, चलो टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे 5 चैप्टर आ गए शुरू के। अब इसके बाद में इधर देखोगे तो इधर क्या कार्यक्रम है, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन, माइग्रेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यूनिट्स
को स्प्लिट कर देंगे वो, लेकिन तीनों चीजें आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद में ह्यूमन सेटलमेंट, तो इतना पूरा ये मतलब यूनिट 1 और यूनिट 2 के चारों चैप्टर हो गए। फिर उसके बाद में यूनिट 3 में जो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है ना, ये वाला, इसको अभी के लिए काट दो, ये टर्म 1 में नहीं आएगा, हम टर्म 1 की बात कर रहे हो, ठीक है, टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में क्या है, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर अभी के लिए काट दो, उसकी जगह क्या पढ़ लेंगे हम, वाटर रिसोर्सेज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाले चैप्टर को अभी के लिए एलिमिनेट कर दे रहे हैं, टर्म 1 के लिए वाटर रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो इधर से भी हमारे पास में 4 और 1 5 चैप्टर है, ठीक है। इतना हमें क्या करना है, तैयार करना है किस चीज के लिए, टर्म 1 के लिए। मैंने सब पढ़ा दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ ली हो, ठीक है। तो ये टर्म 1 का हमारा सिलेबस इतना है। अब उसी से क्या है, आपका पेपर आया है, ठीक, तो वह पेपर जो है, ठीक है, प्रेजेंटिंग यू द पेपर, ये रहा पेपर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, जो हम शायद सबसे कम इंपॉर्टेंट समझते हैं, हम क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं भी जब आपकी उम्र में था, टीचर बोलते थे कि जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ा करो, तो बोलता था क्या है, एक ही चीज तो लिखी रहती है, लेकिन उसे पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, अभी तक पेपर पैटर्न वैसा नहीं रहा है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली देखो क्या कह रहे हैं कि ज्योग्राफी 029 कोड है जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है टर्म 1 एग्जाम के लिए, एकेडमिक ईयर, क्लास 12 सारा सब कुछ, ठीक। अब उसमें देखोगे 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, एमसीक्यू लिखना है, 90 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। अब अगर बात करें क्या कि मार्क्स कितने हैं, तो 35 मार्क्स, और क्वेश्चन कितने हैं, तो क्वेश्चन समझो, यहां पे पेपर में आपको 3 सेक्शन मिल रहे हैं, ए बी सी, मैप भी उसी में है, मैप में क्या आएगा वो भी बता दूंगा। 3 सेक्शन है, ए बी सी, ठीक है। अब इन 3 सेक्शंस को अगर आप समझोगे ना, तो इन 3 सेक्शंस में से पहला सेक्शन जो सेक्शन ए, कितने क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, आपको करना कितने हैं, 20 करना है। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है, करना कितने हैं, 20 करना है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, करना कितने हैं, 10। तो अब करना कितने हैं अगर देखें तो 20 20 10 और 10 50, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस करना है, और है कितने, ठीक है, अगर ये देखा जाए मतलब ये वाला टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, टू बी अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और दिए कितने हैं क्वेश्चंस गिवन, अगर क्वेश्चंस गिवन को समझोगे आप, तो क्वेश्चंस गिवन में आपके पास कितने हैं, देखो 24 और 24, 24 और 24 कितना हो गया, 48 हो गया, 48 और 12 कितना हो गया, 60। तो 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 करना है, सीधा सा हिसाब किताब है। नंबर कितने क्वेश्चन पे मिलेंगे, तो 50 नंबर पे ही, मतलब 50 क्वेश्चन पे ही नंबर मिलेंगे। और कितने नंबर मिलेंगे, 35 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चंस के लिए 35 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.7 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। 0.7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, गलत करोगे तो इतना नंबर काट लिए जाएंगे, सही करोगे तो इतने नंबर दे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक। तो अब यही मतलब ये पेपर है, थोड़ा सा पेपर आप डाउनलोड कर लेना, पेपर देखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, फायदे में रहोगे, ठीक है। अब जैसे अगर यहां देखें हम, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई अगर विजिबल नहीं थी तो सेक्शन ए बी सी है, ए में 24 क्वेश्चन है, आपको 20 करना है, ठीक है, बढ़िया है। सेक्शन बी जो इसमें भी 24 क्वेश्चन है, और मैप जो है, ठीक है, वो आपको यहां मिलेगा। तो यहां पे क्वेश्चन करना 20 ही है, 24 में से 20 करना मतलब 4 छोड़ सकते हो, लेकिन वो 4 में जो छोड़ने वाला ऑप्शन है ना, वो कहां है, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, इन 5 क्वेश्चंस में नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से 29 जो है वो मैप सेक्शन होगा, इस मैंडेटरी टू अटेम्प्ट। तो ये जो ऑप्शन है ना कि 24 में से 20 करो, इसे आप ऐसे मान के चलो कि आपको 19 में से 15 करना है क्वेश्चन, 19 में से 15 करना है। 5 क्वेश्चन जो मैप के होंगे ना, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, मैप वाले क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब एक और समस्या है यहां पे, सर वो मैप, अगर आपने, आप में से कुछ बच्चों ने मैप देख लिया है, मैप देख लिया इन द सेंस कि आपने सैंपल पेपर देखा, उसमें देखा है मैप क्वेश्चंस जो हैं, तो चैप्टर कुछ और पढ़ा है, मैप कहीं और से आ रहा है। जी हाँ, दर्द है, समझ सकता हूं मैं उस चीज को कि चैप्टर पढ़ा कुछ और है, मैप कहीं और से आ रहा है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। मैप में सीबीएसई ने ये कहा है कि मैप जो है ना, तो फर्स्ट की जो 5 यूनिट्स है, मतलब जो आपकी एक बुक है, उस एक बुक से मैप आने वाला है, वर्ल्ड मैप आने वाला है। कौन सी बुक है, तो जो आपकी फंडामेंटल्स वाली बुक है, तो उसका जितना भी मैप आइटम है, पूरे 10 के 10 चैप्टर, तो उन 10 के 10 चैप्टर से मैप वर्क कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो सर क्या पूरे चैप्टर पढ़े, नहीं, पूरा मत पढ़ो, सीबीएसई मैप लिस्ट भी इशू करता है, तो उस हिसाब से हम ये देख लेंगे कि क्या क्या क्लास 12 ज्योग्राफी का मैप आइटम है। तो मैप आइटम की अलग तैयारी कर लेना वहां पे, ठीक है, मैप आइटम की अलग तैयारी कर लेना, उससे मजे में रहोगे, फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 5 क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन नहीं है, ये पांचों मैंडेटरी है, ठीक है, पांचों मैंडेटरी है। आगे देखिए, आगे क्या है, सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में क्या है, 12 क्वेश्चन है, 12 में से आपको कितने करना है, 10 करना है। अब इसमें भी क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है ना सेक्शन सी, उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जैसे 49, 50, 51, 52, ये 5 क्वेश्चन जो है, तो ये सॉरी 4 क्वेश्चन जो है 49 से 52, तो ये 4 क्वेश्चन जो है, ये दीज क्वेश्चंस आर
ऑल नीड टू बी अटेम्प्टेड, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे मैथ में था ना, तो शुरुआत के ये जो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पैसेज बेस्ड, ठीक है, सेक्शन सी के, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। तो इसके बाद 52 से 60 तक उन 8 क्वेश्चन में से आपको 6 करना रहेंगे, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा 8 क्वेश्चन में से 6, उसमें भी सेक्शन है 2-2। तो अभी जैसे पेपर सॉल्व करेंगे तो आगे समझ में आते चली जाएगी चीजें। क्लियर है? चलो, तो अब एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला पार्ट समझ में आया, ये जरूरी है। आपको पेपर समझ में आ गया ना, सेक्शन ए है, बी है, सी है। ए तो सीधा है, 24 में से आपको कितना करना है, 20 करना है। बी में क्या करना है आपको, बी में आपको पता है 24 में से 20 करना है, लेकिन शुरुआत के जो 5 मैप क्वेश्चन है उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो 5 के 5 मैंडेटरी है। बाकी के बचे हुए जो 19 क्वेश्चन है तो उनमें से आप 15 कर लेना, ठीक है। सेक्शन सी में भी वैसे ही कहानी है, सारे क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स है। मतलब क्या है कि 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 35 नंबर के हैं वो, तो उसमें उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका जो स्कोर बनेगा, तो 0.7 जो मैं आपको बता चुका हूं, 0.7 का एक क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग वाला कोई सिलसिला है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब सेक्शन ए के साथ में श्री गणेश करते हैं। सेक्शन ए समझ में आया आपको? सेक्शन ए के साथ में श्री गणेश करते हैं, और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। तो देखो, कोशिश ये करना, अगर सब पढ़ चुके हो ना, तो मेरे जवाब बताने से पहले आपको जवाब मिल जाए, अपने मन में आंसर दे देना, मैं मन से समझ लूंगा, मन से जुड़े हुए हम, ठीक है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक जो है आपकी, तो उसमें आपने चैप्टर में पढ़ा होगा क्या कि पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, कंपोजिशन मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी की अगर बात करें, तो कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं ठस्सम ठस्सा जगह कहाँ है, सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है, तो आप जैसे देखेंगे नेशनल कैपिटल जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है हमारी दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी डेंसिटी। फाइन, तो पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, 2 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, 20 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उस कारण से आप क्या देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। क्लियर हुआ? वो जो डॉट वाला डायग्राम है ना आपके इमेज, मतलब एक मैप लगा है आपकी बुक में, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, और ये मैंने आपको समझाया भी था स्पेसिफिकली। अगली चीज देखें अगर, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, थ्रस्ट टू द ह्यूमन ज्योग्राफी, वो वाला जो आपको टेबल दिया 1.1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक खोलो, उस बुक में आपको ये टेबल दिया रहेगा, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला टेबल दिया रहेगा। तो ये जो टेबल देखोगे ना, ये टेबल का हेडिंग शायद ये है ना कि डेवलपमेंट एंड थ्रस्ट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, तो अप्रोचेस, स्टेजेस एंड द थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये शायद टेबल का टाइटल। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें बताया कि अलग अलग पीरियड में किन अप्रोचेस का डेवलपमेंट हुआ और उन अप्रोचेस के ब्रॉड फीचर्स क्या है। अब आपको वही चीज यहां पे दी गई है कि अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर मतलब क्या है कि आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि पहले किस अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ, स्पेशल का, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का, रीजनल अप्रोच का, एरियल डिफरेंशिएशन का, या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का, किस अप्रोच का पहले डेवलपमेंट हुआ, सीक्वेंस में बताना है। अब देखो, दिमाग खुद लगाओ, आप दिमाग खुद लगाओ कि आपको पता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसमें क्या है, उसमें मतलब आप देखेंगे तो क्या है, साइंस वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट ये तो बाद में हुआ होगा, ठीक है। एरियल डिफरेंशिएशन में क्या है, एरिया स्पेसिफिक जैसे अगर आप देखेंगे तो वो मतलब यूनिकनेस को पता लगाया गया था, वो भी बाद में हुआ। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो लेट 1970s में आई थी। तो क्या बेहतर है, आपको पता है हाँ कि रीजनल अप्रोच पहले डेवलप हुई थी, ठीक है, और यही आपकी मदद भी करेगा टेबल। देखो यहाँ पे क्या है, तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी को। फिर क्या है, रीजनल एनालिसिस कब आ गया था, लेटर कॉलोनियल पीरियड में। अर्ली कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हुआ था, उसके बाद में लेटर कॉलोनियल पीरियड में रीजनल एनालिसिस आपको देखने को मिला, ठीक है। तो अब ऐसे जब सवाल आएंगे ना कि नीचे जोड़ी पता लगाना पड़ेगी आपको सीक्वेंस, तो उसमें यह रहता है कि आपको अगर आगे या पीछे का भी पता है ना, तो आपका काम बन जाएगा। आपको पता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के मतलब सेकंड लास्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो उस हिसाब से होता है कि हाँ इन ऑप्शंस में से ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आखिरी का होगा। तो देख लो कि 4 लास्ट में कहां दिया, ऑप्शंस में इसमें दिया है। आपको ये भी पता है कि रीजनल अप्रोच पहले होना चाहिए, तो आपको ये पता है कि हाँ 2 पहले इस ऑप्शन में दिया है। अब आपको ये नहीं पता है कि एरियल डिफरेंशिएशन पहले स्टार्ट हुआ, पहले अप्रोच आई, या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पहले आई, लेकिन चल जाएगा काम, थोड़ा दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा। तो यहां अगर हम जैसे देखें तो रीजनल एनालिसिस लेटर कॉलोनियल पीरियड में, उसके बाद में एरियल डिफरेंशिएशन, फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब इनके सबके ब्रॉड फीचर्स भी आपको पढ़ाए थे, ध्यान है क्या है। ह्यूमनिस्टिक में जैसे हमने देखा कि वो जो ह्यूमन वैल्यूज का एब्सेंस हो गया, सिर्फ क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव फोकस किया गया था सब्जेक्ट पे, तो उसके चलते क्या, उसके चलते स्कॉलर्स की तरफ से डिमांड उठी कि नहीं इससे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दिया जाए, ठीक है, थोड़ा रेडिकल, मतलब ये 3 अप्रोचेस, इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, ये डेवलपमेंट हुआ 1970s के टाइम पीरियड में। कनेक्ट किया। और ये चीज पता है हर सब्जेक्ट में, जैसे अभी आप पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जब कहां जाएंगे
ग्रेजुएशन लेवल पे आप पढ़ेंगे कि कैसे सब्जेक्ट्स डेवलप होते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपको यही जानने को मिलेगा कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग अप्रोचेस से सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल ये रहा, पन्ना, पारा, पाली, ठीक है, नागला एंड धानी आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट्स। ये किन सेटलमेंट्स का एग्जाम्पल है, किन सेटलमेंट्स का एग्जाम्पल है, मतलब रीजनली किस तरह के सेटलमेंट को इस नाम से जाना जाता है। कहां मिलेगा? तो वही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक, आप कहां चले जाओ, चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में आप जब पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट में यही पढ़ते हो आप, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट्स और हैमलेटेड सेटलमेंट्स। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब क्या है? हैमलेटेड सेटलमेंट जो है। तो कनेक्ट करो, थोड़ा याद करो, आपने सब पढ़ा है। हैमलेटेड सेटलमेंट्स में क्या होता है कि हाँ, लोग जो हैं तो वो एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि सेक्लूजन में रह रहे हैं, बस्तियां अलग अलग बन जाती है। ठीक, तो हैमलेटेड सेटलमेंट्स, इस तरह के जो हैमलेटेड सेटलमेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक, वो हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ये यहाँ सेटलमेंट एक कम्युनिटी के लोग होगा शायद। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हैमलेटेड सेटलमेंट्स को रीजनली क्या है, इन नामों से जाना जाता है, पन्ना, पारा, पाली, नागला, धानी। क्लियर हुआ? और ये पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और सीबीएसई ने सैंपल पेपर में डाल दिया। बताओ, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, यहां पे शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन उसको मतलब अगर आपको आंसर नहीं पता है वो तो मैं बताऊंगा ही, मार्किंग स्कीम में भी है, लेकिन अगर ये सवाल आ जाता है एग्जाम में तो आप क्या लगाते सोचो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation। कौन सा प्रोग्राम है ऐसा? तो अब आप देखेंगे कि सारे प्रोग्राम, नीरू मीरू, ठीक है, मतलब वाटर एंड यू, उसके बाद में आप देखोगे अरवेरी पानी संसद, तो ये भी पानी से जुड़ा हुआ है, हरियाली ये भी पानी से जुड़ा हुआ है, नर्मदा बचाओ ये भी पानी से जुड़ा हुआ है, सभी पानी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन पे फोकस करो। अब क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे दिमाग मांग रहा है बस। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन को कंजर्व, वाटर कंजर्व करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या चल रहा है? हरियाली। पढ़ा है बुक में, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है जब वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर को पढ़ते हो तो हरियाली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये रहा आपका अगला सवाल। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। अब देखो यहाँ पे, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन जैसे अगर हम समझेंगे तो वहां आपको क्लियरली स्पेसिफाई हो जाएगा कि इंडियन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉपुलेशन को आप अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जब समझेंगे तो हम तीन तरह की पॉपुलेशन को, मतलब इंडियन पॉपुलेशन को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है ऑप्शंस? मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स। हाँ, यही सही आंसर है। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे ना कि यही सही आंसर है तो उस पर तुरंत मत कूदना। ओएमआर शीट है, ठीक है, बच्चों का खेल नहीं कि एक बार लिख के मिटा दिया, मतलब आप बड़े हो गए ना। अब ये आपको ये भी सिखाता है कि बचपन में आपकी गलतियां माफ कर दी जाती है, बड़े होने के बाद में नहीं की जाती है। पेन इसीलिए तो दे देते हैं कि बड़े हो गए, आप गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, खैर गलतियां होती है तो उनसे सीखो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पे क्या है, ये गलती मत करना कि आप जल्दी से, जैसे आपको लगा कि एक ऑप्शन पढ़ते कि यही सही होगा, टिक लगा दिया। पूरा ऑप्शन जरूर पढ़ा करो, पहले पूरे ऑप्शन पढ़ा करो, तभी आप टिक लगाया करो आगे। ठीक है, तो क्या है, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, ये सही लग रहा है। मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, कल्टिवेटर्स, मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अब कंफर्म होने के बाद में हम लगाएंगे कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो क्या है, ये रहा अगला सवाल। तो हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जी हाँ, प्राउड मूवमेंट आ गया। अब क्या होगा, जैसे आप देखेंगे तो कुछ एशियन इकोनॉमिस्ट जो थे, जिन लोगों ने फोकस किया कि ह्यूमन डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हो ना, तो वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो चिल्ला रहे हो, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से नहीं आएगा। जो वेस्टर्न मॉडल था, वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट था, उसको चैलेंज करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट को वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी? ठीक है, तो यहाँ पे एलन सैंपल, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, कन्वर सेन या फिर ग्रिफिथ टैलर, तो किसने यह अप्रोच दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट की? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम सुनते ही आपको ध्यान रहना चाहिए डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ध्यान आ रहा है, कुछ सारी चीजें पढ़ी हमने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। इनमें से क्या एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? आपको सही आंसर नहीं भी अगर पता है, प्राइमरी जो वाला प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर है वो आ रहा है आपके एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन उठ के आया। एक सीधी सी अप्रोच में बताऊं आपको, जब भी आप पढ़ते हो ना, कोई भी सवाल आता है, सवाल का जवाब आपको आता है नहीं आता नहीं मायने रखता है।
यह अप्रोच अपना के चलना अपने साथ में कि जैसे ही सवाल आया ना तो पहले ये देखा करो कि सवाल आया कहां से है, मतलब कि उसका चैप्टर कौन सा है, ठीक है, उसका टॉपिक कौन सा है, और नैरो डाउन कर पा रहे हो अगर तो आपको सब टॉपिक समझ में आ जाए कि हाँ ये इस जगह से क्वेश्चन उठ के आया। और जब आप इस तरह से पढ़ने लगोगे ना कि आपको क्वेश्चन देखते से ये पता लग जाए कि बुक के किस सेक्शन से किस चैप्टर से आया है, आंसर नहीं भी पता लेकिन आप थोड़ा अगर उसको आइडेंटिफाई करो कि ये इस पार्ट से उठ के आया है तो एलिमिनेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं कि जो तुक्काबाजी चलती है ना वो आपकी थोड़ी एग्जैक्ट होने लगेगी। तो इस कारण से ये अप्रोच इनकलकेट करो, खास करके एमसीक्यूज को सॉल्व करते समय कि आपको और ये सभी के साथ है, मतलब थ्योरी पार्ट पे भी आप अगर ये आइडेंटिफाई करोगे क्वेश्चन कहां से उठ के आया है तो वो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, तो हमें पता है प्राइमरी सेक्टर वाला जो मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज वाला जो हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन बना है। अब उससे अगर आप देखेंगे तो आपको पता है प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक तरह की फार्मिंग प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है, तो उसमें कॉफी भी प्लांटेशन फार्म होते हैं, शुगर केन भी होता है, रबर भी होता है। लेकिन वीट तो क्या है, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में वो तो पौधा है, काटते हैं, ग्रेन्स जो है उन्हें सेल करते हैं सीधा, ठीक है। यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग नहीं होती वीट के लिए, वीट क्या है, पौधा है एक तरह से, तो सीरियल क्रॉप हो गया वीट। तो वीट इज द ऑड वन आउट, वीट इज द राइट आंसर विच इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, वीट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल, सॉरी ऑप्शन डी है ना, ए कहा है, लिख दियो ये ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, which of the following best describes development, डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से किससे देखा जा सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली डिबेट, ध्यान आई, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली डिबेट क्या थी, तो ग्रोथ वाली कि हाँ ग्रोथ है तो बस बढ़े जा रहे हैं राक्षसों की तरह, डेवलपमेंट क्या, लेकिन जब आपके अंदर एक विकास हो रहा है, ठीक है, तो वो विकास की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे डेवलपमेंट को बेस्ट तरीके से कौन यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, एन इंक्रीज इन साइज मतलब दानव बनना ग्रोथ है वो, ठीक है। फिर क्या है, अ कांस्टेंट इन साइज, रुका है तो मतलब ना तो ग्रोथ हो रहा ना डेवलपमेंट हो रहा, तो ये तो एलिमिनेट ही कर सकते हैं हम। फाइन, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, अ सिंपल चेंज इन क्वालिटी, सिंपल चेंज इज ऑफ नो यूज, ठीक है, अगर चेंज आ रहा है तो चेंज शुड बी विथ अ पॉजिटिव आउटकम और विच शुड बी पॉजिटिव टू सी, तो इस तरह से क्या है, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी जो है उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है हमारे सामने, which of the following program is launched by the present union government for cleaning of river गंगा। जी हाँ, अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने पढ़ के रखा है बहुत सारे, मुझे पता है आप में से काफी सारे कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मतलब बुक्स के बाहर भी जाके चीजें पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या है देखो, which of the following program is launched by the present union government फॉर दी क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के क्लीनिंग के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या क्या है ऑप्शन, गंगा एक्शन प्लान, गैप, ये आपने एनसीईआरटी में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के बारे में। नमामि गंगे आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सारी चीजों में, ठीक है। गंगा नमामि एक्शन प्लान, फिर क्या है, गंगा क्लीनिंग मिशन, क्या है, तो यहाँ पे जो ब्लफ वर्ड है वो है प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट। गैप जो है बहुत पुराना प्रोग्राम है, राजीव गांधी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय का प्रोग्राम है गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान भी नो डाउट रिवर गंगा को क्लीन करने के साथ साथ और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर फोकस किया गया था, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट का नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, which of the following mainly is not an industrial city, इनमें से क्या एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ठीक है, मेनली बोला है, मतलब छोटी मोटी इंडस्ट्री तो हर जगह रहती है, इनमें से कौन सी सिटी एक मेन इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, मेनली नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। तो ऑप्शन में क्या क्या देखो, एक है भिलाई, दूसरा है दुर्गापुर, तीसरा है चंडीगढ़ कह रहा हूं, ठीक है, तीसरा है चंडीगढ़, और डी है, ऑप्शन डी क्या है, बरूनी। अब आपको बताना कौन सा मेनली एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। अब देखो भिलाई में भी क्या है, आपको आयरन ओर वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, दुर्गापुर में भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स मिल जाएंगे, बरूनी में जैसे देखोगे तो ऑयल वगैरह और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में क्या मिलेंगे, गेड़ी मारते हुए बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला जो चैप्टर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाला, तो वहां पे आपने रूरल सेटलमेंट्स और अर्बन सेटलमेंट्स को समझा। अर्बन सेटलमेंट्स में भी आपने क्या देखा कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन होते हैं बहुत सारे टाउन्स के, ध्यान आ रहा है कुछ, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशंस में आपने देखा है इंडस्ट्रियल सिटीज होती है, वैसे क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज भी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स भी होते हैं। तो चंडीगढ़ इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, यहां ऑड वन आउट है, वो निकालो बाहर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज दी
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग। जी हाँ, ये तो बचपन से पढ़ते हैं। देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग। तो रिफाइनिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग, रिफाइनिंग, राइमिंग हो गई यहां पे। क्लियर है? अब देखो ये आपको पता भी है कि शाफ्ट माइनिंग की अगर हम बात करें तो जैसे सरफेस है तो आप टनल बना के जाते हैं, नीचे से पूरा का डिग आउट कर लेते हैं। फिर ओपन कास्ट माइनिंग में आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा सरफेस जो है उसे ही क्या कर देते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग में मतलब यही हो रहा है कि आप पूरा का पूरा क्या करते हैं, यहां से जितने मिनरल्स हैं उनको गड्ढा करके ले जाते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग वही रैट होल माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग जिसे कहा जाएगा। लेकिन रिफाइनिंग की अगर बात करें तो रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग इज नॉट अ मेथड ऑफ माइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग मतलब आप रिफाइन कर रहे हो, छाट रहे हो एक तरह से, ठीक, उसको मेथड ऑफ माइनिंग में नहीं डालेंगे हम। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 which of the following depicts the percentage of the level of urbanization in India। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन की बात करें, ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला जो चैप्टर है, तो उसमें आपने देखा कि हाँ रूरल सेटलमेंट्स हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं। अब अर्बन सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो जहां अर्बन सेटलमेंट्स होंगे वो अर्बनाइज्ड एरिया होगा। तो अर्बनाइजेशन को यहां पे समझना है हमें, अर्बन सेटलमेंट्स यानी अर्बनाइजेशन को हमें यहां पे समझना है। तो अर्बनाइजेशन कितना है हमारे देश में, तो डेवलप्ड कंट्री जितना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी आप देखोगे तो 31.16% ऑफ कंट्री इज अर्बनाइज्ड। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया which of the following depicts the percentage of level of urbanization in India, तो 31.16%। ठीक है, ऑप्शन ए is the right answer for this question, ऑप्शन ए is the right answer for this question। अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल ये रहा, according to census of India migration is enumerated on which of the following basis। ये एक अच्छा सवाल है। सेंसस ऑफ इंडिया की अगर बात करें, जनगणना जो होती है, तो जनगणना के हिसाब से माइग्रेशन को आप कैसे इन्यूमरेट करोगे। ठीक है, माइग्रेशन को आप कैसे इन्यूमरेट करोगे, तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप जैसे देखेंगे पहले प्लेस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन फिर क्या प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस वगैरह को भी इंक्लूड कर लिया गया 1971 के बाद से। तो उस हिसाब से क्या है कि आप देखेंगे तो प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, through which of the following functional relations established between rural and urban areas। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि रूरल सेटलमेंट्स भी अर्बन सेटलमेंट्स भी है। ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन आ गए। तो रूरल सेटलमेंट्स भी होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स भी होते हैं, लेकिन रूरल और अर्बन अलग नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो रूरल और अर्बन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कैसे होते हैं, यह सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल रिलेशंस established between rural and urban areas। तो through the means of transport and communications, through the supply of raw material, through the exchange of finished products in rural area, through the consumption of products produced in rural areas। ठीक है, तो कंजम्पशन होता है लेकिन इससे फंक्शनल रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है। थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन रूरल एरिया से नहीं होता है, थ्रू द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल से भी नहीं होता है। ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट होती है। और वो एस्टैब्लिश कैसा होता है ये तो पूछा है। ठीक है, एस्टैब्लिश बिटवीन द रूरल एंड एरियाज कैसे, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्हें इस रिलेशन को एस्टैब्लिश, ये सारी चीजें रिलेशंस को समझा रही है। रिलेशंस को एस्टैब्लिश आखिरकार आप मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील आर नोन एज। तो ब्राजील की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग, जैसे इक्वेटोरियल कंट्री है ना, तो इक्वेटोरियल कंट्री इज वेरी आइडियल फॉर प्लांटेशन फार्मिंग। अब अगर कॉफी प्लांटेशन कहां हो रहा है, कॉफी प्लांटेशन हो रहा है ब्राजील में। तो ब्राजील में जो कॉफी प्लांटेशन हो रहा है तो इट इज नोन एज डाउन्स, कैंपोस, फजेंडास, ठीक है, और पंपास। तो अब यहाँ पे डाउन्स हो गया, कैंपोस हो गया, पंपास हो गया ना, तो ये तो अलग अलग जगह के ग्रासलैंड के नाम है। ठीक है, लेकिन अगर फजेंडास की बात की जाए तो क्या फजेंडास मतलब क्या है कि जो कॉफी फील्ड्स होती है, कॉफी प्लांटेशन फील्ड्स होते हैं ब्राजील में, उन्हें फजेंडास कहा जाता है। पढ़ा है हमने कहां पे, प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपने पढ़ के नहीं आए हो, सब कुछ आपने पढ़ा है और वो आप ही को फिर से क्या दिया गया है, एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो बुक पढ़ के जाओगे ना एनसीईआरटी की दोनों, तो आई कैन गारंटी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। फाइन, तो उस तरह से बुक बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। अब देखो एक और सवाल आया, Who among the following is related to capability approach। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अलग अलग अप्रोचेस हैं। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का आइडिया हमने देख लिया क्या, डॉक्टर महबूबुल हक जो है उन्होंने दिया। ठीक है, तो अब इन्हें हम एलिमिनेट कर देते हैं अब यहाँ से। अब सवाल क्या पूछा, Who among the following is related to specifically capability approach। ठीक है, व्हाट इज फ्रीडम, फ्रीडम इज
एम्पावरमेंट, ठीक है। तो फ्रीडम इज क्या है, एम्पावरमेंट है। अगर आप क्या कर रहे हैं, कैपेबल बना दे रहे हो तो इंसान आजाद है, डेवलप हो गया, फ्रीडम इज डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रीडम इज डेवलपमेंट को ये आइडिया जो है, कैपेबिलिटी अप्रोच का आइडिया जो है, हु गेव दिस आइडिया, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन गेव दिस आइडिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो रेटजेल और माल्थus जो है, इनका अलग एसोसिएशन है, अलग टॉपिक्स के साथ में पढ़ा आपने बुक में, लेकिन अलग चीजों के साथ में, अलग थ्योरीज के साथ में पढ़ा है। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कैपेबिलिटी अप्रोच, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, ऐसे मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बार वो करवाते जा रहा हूँ, क्रॉस चेक। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस भी होगा, उसका सैंपल पेपर सोल्यूशन देखना, आपको पता चलेगा इतनी मिस्टेक, इतने गलत आंसर है, हद कर दिए, मतलब वो तो बस ऐसे ही लगा दिए क्या ए बी कर दो, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसको आंख बंद करके मत समझना। ज्योग्राफी की मार्किंग स्कीम अच्छी बनी है, ठीक है। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ आवर कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन, ठीक है। तो कौन से ऐसे देश हैं जो हम, मतलब कौन सा हमारे देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो डेफिशिएंट है रेनफॉल में, विच इज ड्रॉट प्रोन, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खूब पानी गिरता है वहां, खूब पानी गिरता है, जैसे आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, बे ऑफ बंगाल से भी, अरेबियन सी से भी, दोनों से मॉनसूनल विंड्स पहुंचती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो नहीं है, एलिमिनेट कर दो अगर नहीं आंसर सही पता है। गंगेटिक प्लेन्स में भी बारिश होती है खूब, ब्रह्मपुत्र वैली मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, रिपीटेशन है, इसको हटा दिया। डेक्कन प्लेटू की अगर हम बात करें, हमारी कंट्री का ये वाला जो पार्ट है डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू में क्या होता है, क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट का, तो इस कारण से यहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। ड्रॉट प्रोन एरिया है, तो वेस्टर्न घाट मतलब वेस्टर्न घाट के ईस्ट में, यानी कि डेक्कन प्लेटू जो है, डेक्कन प्लेटू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, which of the following colonial superpower had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia? शुगरकेन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया में शुगरकेन प्लांटेशन होता है, ठीक है। वही इक्वेटोरियल कंट्री है, तो प्लांटेशन के लिए बहुत सुटेबल क्लाइमेट है वहां पे। अब सवाल क्या पूछ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि प्लांटेशन क्या हो रहा है, उन्हें बता दिया कि शुगरकेन का प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है। सवाल ये कि विच ऑफ द कॉलोनियल सुपर पावर हैड मोनोपोली ओवर शुगरकेन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। तो एक समय में, अब जैसे एशियन कंट्रीज, अधिकतर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज किसी ना किसी ने कॉलोनाइज करके रखी थी, इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज करके रखा था। तो सवाल यह कि इंडोनेशिया पे किसका दबदबा था, ठीक है। तो इंडोनेशिया पे आप देखेंगे ब्रिटिश थे क्या, नहीं, ब्रिटिश तो इंडिया में रुक गए थे। फ्रेंच थे क्या, तो फ्रेंच जो इंडोनेशिया के थोड़ा और पहले स्टॉप ले लिया था उन्होंने, इंडो चाइना वाले रीजन में, तो फ्रेंच भी हटा दो। अमेरिकन थे क्या, नहीं, अमेरिकन तो उधर ही व्यस्त थे अपने उधर। डच इज द राइट आंसर, ठीक है, डच इज द राइट आंसर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले अपने आई थी, वास्को डे गामा, फिर क्या है वो फिर उधर आगे बहते हुए चले गए, तो इंडोनेशिया में जाकर उन्होंने अपना स्पाइसेस, शुगरकेन वगैरह इन पे कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी व्हिच इज डच इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल अच्छा सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन, ठीक है। फोर्ट टाउन मतलब क्या है कि किला जो होता है ना, किले के कारण जो डेवलप होते हैं, कुछ कुछ टाउन्स ऐसे रहते हैं कि उनका डेवलपमेंट इसलिए हो कि पुराने समय में यहाँ राजाओं का क्या रहा था, एक गढ़ था, किला था, ठीक है। तो सवाल यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन। फोर्ट टाउन कौन सा इनमें से, जयपुर, बनारस, मथुरा, रामेश्वरम। अब देखो ऑड वन आउट समझ लोगे ना तो भी काम बन जाएगा। बनारस, ठीक है, मथुरा, रामेश्वरम, ये रिलीजियस टाउन है सारे। जयपुर की अगर बात करो तो राजस्थान क्यों जाते लोग घूमने, मतलब राजस्थान में खैर बहुत कुछ है, ठीक है, राजस्थान में बहुत कुछ है, हर जगह में बहुत कुछ है, बाकी स्पेसिफिकली आप देखोगे तो क्या है, जयपुर जो है, तो जयपुर का जो फोर्ट है, जयपुर फोर्ट के नाम से लोग घूमने जाते हैं। फोर्ट टाउन, उसका डेवलपमेंट ही उसी कारण से हुआ, ठीक है, जयपुर। तो यहाँ पे जयपुर पिंक सिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन, ठीक है। तो जयपुर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, which one of the following concepts is related to naturalization of humans। जी हाँ, अब आया एक और सवाल, अच्छा इसका जवाब दो अपने मन में फटाफट, मन से जुड़े ना, तो मन में जवाब देना है आपको कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, दो कंसेप्ट थे, ठीक है, दो कंसेप्ट थे, एक पॉसिबिलिज्म था, एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, ठीक है। उसके बीच में जैसे नियो डिटर्मिनिज्म को आप कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात करते हो, ठीक, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है कहां पे, चैप्टर 1 अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, ध्यान आ रहा है, जो थ्योरीज पढ़ी है आपने, तो उन थ्योरीज में जैसे देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो है उन्हें प्रकृति के अंदर ही रहना होगा, प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकते, वो प्रकृति को अपना गुलाम नहीं बना सकते, मनुष्य को प्रकृति का गुलाम बन के रहना होगा। ये जो इस तरह की थ्योरीज थी, जो कह सकते हैं साइंस एंड टेक के डेवलप होने से पहले जो दिया जाता था, तो उसमें क्या, कौन सा कंसेप्ट इस चीज को दर्शाता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो होता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगी कि आप कहां तक जा सकते हो, क्या कर सकते हो, दे
देयर आर लिमिटेशंस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द राइट आंसर, क्योंकि पॉसिबिलिज्म में तो क्या हो रहा है, पॉसिबिलिज्म में आप देखोगे तो नेचुरलाइजेशन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ने नेचर को टेम कर लिया वहां पे पॉसिबिलिज्म में, और उन दोनों के बीच का बैलेंस जो है, मध्यम मार्ग की जो बात की जाती है, वो कौन देता है, वो मतलब वो नियो डिटर्मिनिज्म में समझाया जाता है, बैलेंस की बात, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, which one of the following is the main feature of rural settlement? which one of the following is the main feature of rural settlement? rural settlement मतलब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज, ध्यान रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए रहेंगे लोग, अधिकतर क्या है नेचर और नेचर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे होंगे, क्लियर। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज, लगा दे क्या, नहीं, अभी सारे ऑप्शंस पढ़ना है, ठीक है। डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटीज, डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम टर्शियरी एक्टिविटीज, डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी हटा दो, टर्शियरी हटा दो, क्वाटरनरी हटा दो, प्राइमरी एक्टिविटीज। अब बोलोगे हाँ सर सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी पढ़ा है, तो उसमें से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज से इकोनॉमिक नीड्स को अपनी सेटिस्फाई करते हैं रूरल सेटलमेंट में लोग, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, which of the following sectors has used the highest percentage of total water in India? टोटल वाटर इन इंडिया की अगर बात करें तो टोटल वाटर इन इंडिया जितना भी है उसका हाईएस्ट परसेंटेज किसने इस्तेमाल किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज यूज्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन इंडिया? डोमेस्टिक, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। सिंपल है, जो आपने चैप्टर पढ़ा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा उसको समझ में आ जाएगा कि अगर हम वाटर रिसोर्स के यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक आता है क्या, एग्रीकल्चर एंड वाटर यूटिलाइजेशन। तो उसमें आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, इरिगेशन जो स्पेसिफिकली, उसमें हमारा एक मेजर सेक्शन जो, एक मेजर शेयर जो है पानी का वो इस्तेमाल किया जाता है। नई एनसीईआरटी की बुक्स में से ये डायग्राम भी हटा दिया, लेकिन देखो आप देखेंगे ना तो सरफेस वाटर विड्रॉल जो होता है तो उसमें 89% जो सरफेस वाटर विड्रॉल होता है रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, इनका तो 89% एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाता है। वहीं ग्राउंड वाटर विड्रॉल जितना होता है तो उसका 92% जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक मेजर चंक जो है पानी का किधर जा रहा है, मेजर चंक जो है पानी का इंडिया में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, who among the following has introduced the concept of neo determinism? ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। तो नियो डिटर्मिनिज्म मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दोनों के बीच का बैलेंस, मध्यम मार्ग की जो बात की जा रही है, ठीक है, कि ना आप इन्वायरमेंट को बहुत हावी बताओगे ना आप ह्यूमन बींग को, दोनों एक इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमन बींग को रहना है और ह्यूमन बींग्स अपने कन्वीनियंस के लिए उतना मॉडिफाई कर सकता है जितना परमिसेबल है, ठीक है। तो इस तरह से जो बैलेंस बनाने की बात की गई थी उस थ्योरी को नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। अब नियो डिटर्मिनिज्म का आइडिया किसने दिया? रेडजेल ने, ग्रिफिथ टेलर ने दिया, एलन सी सैंपल ने दिया, पॉल विदाल दे ला ब्लैश ने दिया, किसने दिया? तो यहां पे आप बोलोगे सर एक दो नाम ही सुने हमने, तो उसके अलावा भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, पहचानते हो क्या? पहचानते हो क्या? तो फिर लगा दो। तो यहां पे द राइट आंसर इज ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर ने इस कंसेप्ट को, इस थ्योरी को दिया है, मतलब इस आइडिया को दिया है नियो डिटर्मिनिज्म की कह सकते हैं फिलोसफी को, जिसके चलते उन्होंने बैलेंस की बात की है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म दोनों के बीच में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, अब ये सवाल जो है शायद मार्किंग स्कीम में देखने के बाद बच्चों को कंफ्यूजन रहा है। यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स has not been adversely affected by the age and skill selective migration? एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो एज एंड स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन मतलब क्या है कि आपको पता है कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में एज और स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं, गांव छोड़ छोड़ के शहर आ जाते हैं, ठीक है। और एज की अगर हम बात करें तो एज मतलब क्या है, एक उम्र के लोग जो है, जैसे यंग पॉपुलेशन जो है, तो यंग पॉपुलेशन आपको शहरों में देखने को, गाँव में देखने को नहीं मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं आपको कि आजकल गाँव में बच्चे नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब पेरेंट्स जो है नहीं भी पढ़े लिखे तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई सब कुछ है, मेरा बेटा खेती करके क्या ही करेगा, तो वो बच्चों को गांव से बाहर पहुंचा देते। तो एज और स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन जो होता है ना, तो सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैज नॉट बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एज स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन? किस चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा है वो पूछा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सभी सही लग रहे हैं कि डाउनफॉल इन दी वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरिया, क्लियर है। द होल नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क हैज टू बी बोर्न बाय द ओल्ड पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज। तो ये तो इफेक्ट हो रहा है, नॉट बीन इफेक्टेड पूछा है तो ये तो क्लियरली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि अब जब एज और स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन हो जाएगा तो बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा? बर्डन आ जाएगा पूरा का पूरा ओल्ड पॉपुलेशन के ऊपर। ओनली ओल्ड पीपल एंड वुमेन आर लेफ्ट बिहाइंड इन दी प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो ये भी सही बात है। प्लेस ऑफ ओरिजिन में क्या है,
कि ओल्ड पीपल और वुमेन रह जाएंगे, क्योंकि मेल एज और सेलेक्टिव मतलब एज और स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन तो हो गया है। बैलेंस इन द एज सेक्स कंपोजिशन, तो बैलेंस जो होता है ना वो भी क्या होता है, अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडवर्सली इफेक्टेड, तो हम बैलेंस इन एज एंड सेक्स कंपोजिशन लिख सकते हैं, बिगड़ जाता है। ठीक है, एक एज के लोग बाहर चले गए, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताया, नॉट बीन इफेक्टेड, तो ये तो इफेक्ट होगा, बैलेंस तो इफेक्ट होगा ही होगा। अब बचा क्या है, डाउनफॉल इन दी वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरिया, तो देखो डाउनफॉल इन दी वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, तो नो डाउट क्या है कि यहां पे वर्किंग पॉपुलेशन भी सर बाहर निकल गई ना, इफेक्ट तो यहां भी हुआ, ठीक है, ये भी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको क्या है, नॉट बीन एडवर्सली इफेक्टेड, तो ये सारी चीजें यहाँ डायरेक्ट एज सेक्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। यहां पे भी आप देखोगे तो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है तो ओल्ड पॉपुलेशन, यहां पे भी आप देख रहे हो तो विमेन और ओल्ड पॉपुलेशन आ गया। ऑप्शन समझो, ऐसा होगा कि आपको सारे ऑप्शन नियरेस्ट ऑप्शन लगेंगे, मतलब सारे ऑप्शन सही लगेंगे, आपको नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो यहां पे डाउनफॉल इन दी वर्किंग पॉपुलेशन जो है, तो दिस इज द पॉइंट विच इज नॉट एडवर्सली इफेक्टेड बाय द एज स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन। समझ में आया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो सायरन बजाओ। यहां पे पहला पड़ाव हमारा जो है वो समाप्त होता है। यहां पे पहला पड़ाव के सेंस में कि हमने सेक्शन ए के जो 24 क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व कर लिया है। अब सुनो मेरी बात अच्छे से, सेक्शन ए जो था, सेक्शन ए 24 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन करना थे। अब आपको इन 24 क्वेश्चन में से जिन पे 20 पे पूरा 100% विश्वास है कि हाँ मुझे ये सही लग रहे हैं 20, वो 20 पे ही क्या करना, ओएमआर शीट में आंसर लगाना। ठीक है, आप बोलोगे सर 24 लगा देंगे, तो 24 लगा दोगे तो शुरुआत के जो 20 है ना उन्हें काउंट कर लिया जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है, 6 नहीं बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 लगाओ, 6 को खाली छोड़ दो, ठीक है, और 7 लगा लो। तो इस तरह से क्या है कि आपके क्वेश्चन जो है तो आपने कितने छोड़ना है, आपने 4 बॉक्स छोड़ देना, इस तरह से 4 ऑप्शन जो है ना छोड़ देना है व्हेन इट कम्स टू सेक्शन ए। और ऐसे ही आपको सेक्शन बी में भी ध्यान रखना है। सेक्शन बी में कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे क्या सेक्शन बी में 25 नंबर से क्वेश्चन चालू होगा ना, तो 25 से 29, ये देखो 25 से 29 आर बेस्ड ऑन मैप एंड आर मैंडेटरी टू अटेम्प्ट, तो इसमें ऑप्शन नहीं है। 25 से 29 तक के बीच में ऑप्शन नहीं है। सेक्शन बी में ऑप्शन है। 24 क्वेश्चन में से आपको कितने करना है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो 24 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट 20 ही करना है, लेकिन ऑप्शन जो है तो वो 29 के बाद वालों में होंगे, 30 से लगा के 48 के बीच में जो रहेंगे क्वेश्चंस उनमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, इन सवालों में आपको ऑप्शन आएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 से 29 आर बेस्ड ऑन मैप एंड आर मैंडेटरी टू अटेम्प्टेड। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स विल आल्सो अटेम्प्ट एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब क्या आप बोल रहे हो कि सर मैप पे दिया तो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे, तो उनके लिए क्या है, एमसीक्यू पढ़ के भी बन जाएगा उनसे। अब ये मैप वाला आएगा कहां से, देखो क्योंकि ओएमआर शीट पे आंसर देना है ना, तो ओएमआर शीट पे तो मैप भर के आने से रहे हम, तो उन्होंने फिल करके दे दिया आपको, ये क्वेश्चन दे दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 के लिए उन्होंने यहाँ पे फिल कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 25 आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने बोल दिया कि ये आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल दिया ये आइडेंटिफाई करना है, 28 में बोल दिया ये रूट दिख रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है, 29 में ये रूट दिख रहा है, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो उन्होंने प्लॉट करके दिया है आपको, मतलब एक प्रकार का 1% का भी कष्ट नहीं होने देंगे किसी प्रकार का। ठीक है, सब कुछ मार्क करके दिया आपको, बस वो एमसीक्यू सही सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैप। और विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स जो है हमारे, ठीक है, जो कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक, जैसे क्या आ गया क्वेश्चन, चूज दी कंट्री विथ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हाँ, मैप की समस्या सुलझा देता हूं कि मैप जितने चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं उससे ज्यादा चैप्टर से आ रहे हैं, मतलब पूरे बुक 1 का जो मैप है ना, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक फंडामेंटल्स वाली, तो उस बुक में जितना भी मैप वर्क है सारा मैप वर्क आएगा, चाहे चैप्टर पढ़े हो ना पढ़े हो। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर से भी मैप वर्क आ गया है। ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि सर ये तो पढ़ा नहीं है, कहां से आया मैप, समझ नहीं आया। तो आप समझ में आया ना कहां से मैप के लिए, मैप मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा स्पेसिफिक, जिसमें हम मैप वर्क डिस्कस कर लेंगे पूरा टर्म 1 का। ठीक है, टर्म 2 में फिर बुक 2 का मैप वर्क आएगा, तो मैप वर्क में कंफ्यूजन मत रखना ऐसा। ठीक है, तो चूज द कंट्री विथ लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये दिया भी है यहाँ पे 25। अगर याद नहीं है, जैसे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स को याद करना होगा उन्हें, लेकिन जिन बच्चों को मैप ध्यान आता है, मैप समझ आता है, तो मैप में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे दिया भी है कौन सी कंट्री, पता कर लो, नाम नहीं लिखा है, तो ये कौन सी कंट्री है, यहाँ पे ऑप्शन है अल्जीरिया है, सूडान है, इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका है। अब दिमाग लगा कि इजिप्ट और साउथ अफ्रीका तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, बचा क्या है, सूडान और अल्जीरिया। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखोगे तो सूडान इधर आ जाता है ये। ठीक है, अल्जीरिया की हम बात करें तो ये है अल्जीरिया। ठीक है, तो अल्जीरिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, अल्जीरिया इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is a region of commercial grain farming practiced in Europe। commercial grain farming practiced in Europe, मैप कहां है, तो 25 क्या 26, ये रहा 26।
26 में आपके पास में ऑप्शन है पंपास, स्टेपीज, डाउन्स, प्रेरीज। ठीक है, तो अब ये कहां से आया सवाल, सवाल को समझो जरा। तो इसमें आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, प्राइमरी मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज वाला चैप्टर है, तो कहीं कहीं पे क्या है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग परफॉर्म की जाती है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या है कि अलग अलग जगह, जैसे यूएस में भी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, अर्जेंटीना में भी होती है, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, साउथ अफ्रीका में भी होती है। आप यहाँ मतलब ये वाला जो रीजन है हमारा कौन सा, यूरोप वाला, यहाँ पे भी होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। अगला सवाल देखो, मैप पे फिर आया, which one of the following is a region of North America practicing subsistence gathering। अभी आप सोच रहे हो कि सर मैप में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो वो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऐसा मैप दिया, अब इसको स्क्रीनशॉट लेना था, तो जैसा तैसा आप डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर, तो आपको और आसानी रहेगी। अब क्या क्वेश्चन नंबर 27 ये है, उन्होंने यहाँ पे शेड कर दिया है, शेड कर दिया है। अब आपने ये प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में पढ़ा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिसिंग सबसिस्टेंस गैदरिंग। यहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस उतनी सुटेबल नहीं कि आप क्या खूब फार्मिंग कर लो, तो सबसिस्टेंस गैदरिंग यहाँ परफॉर्म किया जाता है। कौन सा रीजन है ये, अब कौन सा रीजन है, तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का ऊपर कौन सा है, कनाडा है। तो अब आपको पता है क्या है, ग्रेट लेक्स हैं, तो ग्रेट लेक्स तो इधर है, ये ग्रेट लेक्स यहाँ पे आपको, ये ग्रेट लेक्स में तो नहीं हो रहा है, ग्रेट लेक्स नहीं है, प्रेरीज नहीं है। नॉर्थ कनाडा है क्या, मैक्सिको है क्या, तो मैक्सिको नीचे, मैक्सिको हटा दिया, नॉर्थ कनाडा, जी हाँ, नॉर्थ कनाडा में सबसिस्टेंस गैदरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ कनाडा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अब अगला सवाल जैसे उसी मैप पे देखोगे, किधर गया मैप, ये आ गया, तो मैप पे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 ये मार्क किया है, ये जो एक लंबी सी ट्रेन बना दी है यहाँ पे, ये ट्रेन क्या है आपको ये पता करना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशंस कनेक्ट ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर 8 आई गेस, हाँ चैप्टर 8 का मैप वर्क है। चैप्टर 8 पढ़ा है क्या आपने, नहीं पढ़ा है, मैप वर्क आएगा लेकिन। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज की बात की गई है। ऐसे ही क्या है, ट्रांस कैनेडियन हो गया, ठीक है, ट्रांस रशियन हो गया, तो ये बड़े बड़े रूट जो है ना ट्रांसपोर्टेशन के, उनके बारे में आपको मैप वर्क पे पढ़ना है। तो अब क्या है ऑप्शंस, हेलिफैक्स टू वैंकूवर, न्यूयॉर्क, रुको अब देखो न्यूयॉर्क तो आपको पता है कहां पे है, यूएसए में, और ये तो कहां है, यूएसए के ऊपर कनाडा में है, तो ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को है क्या, नहीं है। ठीक है, हेलिफैक्स टू मॉन्टेरल, ठीक है, हेलिफैक्स टू मॉन्टेरल है क्या, ये भी उसको होल्ड में रख दो थोड़ा सा। ठीक है, कैलगरी टू वैंकूवर है क्या, कैलगरी टू वैंकूवर है क्या, तो इसको भी अभी होल्ड पे रख दो। तो देखो राइट आंसर मैं बताता हूं आपको, हेलिफैक्स टू वैंकूवर, हेलिफैक्स टू वैंकूवर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो वेस्टर्न पॉइंट है ना, ये वेस्टर्न पॉइंट नॉर्थ कनाडा मतलब कनाडा का, वैंकूवर, वैंकूवर से आप चले जाओ कहां तक, ये हेलिफैक्स से एकदम ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, तो हेलिफैक्स टू वैंकूवर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैसे ही आप 29, तो मैप वाले पांचों करना है आपको, 5 नंबर का मैप वर्क आ रहा है आपका, 5 नंबर का नहीं आ रहा है, 5 क्वेश्चन का, तो 0.7 का एक है तो उस हिसाब से जोड़ लो। ठीक है, 3.5 के मार्क्स, 3.5 मार्क्स का ये हो गया आपका 5 क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवे, ये भी ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर से ही है, चैप्टर नहीं आ रहा है एग्जाम में लेकिन उसका मैप वर्क आ रहा है। तो अब 29 क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ पे देखो ये मार्क किया ये वाला, ठीक है, ये मार्क किया है। अब ये कहाँ है, कौन सा देश है, तो देखो ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ऐसा दिमाग लगा लिया करो, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, और ये मार्क कहाँ किया गया, जर्मनी में। जर्मनी की रिवर कौन सी थी, ध्यान करो, क्लास 9 10th में सब में पढ़ के आए, 11th में नहीं पढ़ा है, 9 10th में पढ़ा है। तो जर्मनी में स्यूज कैनाल है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। पनामा कैनाल है क्या, नहीं है बिल्कुल है, पनामा कैनाल इधर है। ठीक है, राइन वाटरवे और वोल्गा वाटरवे, वोल्गा रिवर कहाँ है, रशिया में है। तो बचा क्या, राइन वाटरवे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवे, और स्यूज कैनाल इंलैंड थोड़ी ना है, वो तो मेडिटेरेनियन सी और इधर इंडियन ओशियन में आएगा आगे जाके। ठीक है, तो उसके चलते आप देखोगे तो इनलैंड वाटरवे में राइन वाटरवे जो है, ठीक है, राइन रिवर जो है जर्मनी की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब ये रहा आपका मतलब सेक्शन बी ही चल रहा है। अब सेक्शन बी में अब क्या है, अब बचे गया 30 से 48, 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो इन 19 क्वेश्चन में सब आपको 15 करना है। 15 क्यों करना है सर, क्योंकि सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन टोटल थे। 24 क्वेश्चन में से आपको कितने कर लिए, आपने 5 कर लिए जो कि मैंडेटरी थे मैप वाले। अब बचे कितने हैं, अब 5 करने के बाद में बचे हैं आपके 24 में से 19 में से आपको 15 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 से 48 के बीच में आपको एनी 15 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एनी 15 अटेम्प्ट करना है। ये रहा। अब देखो अभी क्या है कि असर्शन रीजन जो आप पढ़ते आ रहे हो, शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में आपने स्पेसिफिक असर्शन रीजन पढ़े, यहाँ ऊटपटांग असर्शन रीजन है थोड़े से। ऊटपटांग ऐसे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
ऑप्शन क्या दे दिया, पॉपुलेशन ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग दी 16th एंड 17th सेंचुरी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। सही है गलत है आप देख लो स्टेटमेंट। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इट। तो पॉपुलेशन बढ़ी, ये स्टेटमेंट सही है क्या, सोचो। ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या, ये भी सोचो। अब ऑप्शन देखो, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, both the statements are correct and statement 2 correctly explains the statement, ठीक है 1। तो अब क्या सही लग रहा है आपको, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब जब दोनों सही है तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बचा यही है, ठीक है, बचा यही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है वैसे कि पॉपुलेशन जो है 16th और 17th सेंचुरी में अगर आप जैसे देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16th और 17th सेंचुरी में जैसे देखोगे ना तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, यहां से देखो ये बढ़ती है। कारण क्या था, तो कारण अगर जैसे आप देखोगे तो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कॉलोनाइजेशन, सेटलमेंट्स, इसके चलते क्या 16th-17th सेंचुरी से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होती है। पढ़ा है सारा सब कुछ पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, तो इसके चलते क्या है, इसके चलते ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, हाँ जी, अब देखो सेक्शन ए में आपने देखा ना बहुत सिंपल थे क्वेश्चन, सिंपल ऐसे थे कि स्टेटमेंट 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब यहां थोड़े से क्या है, थोड़े से ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे एमसीक्यू में भी आ जाएंगे, मतलब मैच द कॉलम में भी आ जाएंगे, इस तरह से कुछ आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी आ जाएंगे, इस तरह से मैप वर्क भी आ जाएगा। तो सेक्शन बी में थोड़े से क्या है, क्वेश्चन मिक्स एंड मैच है, मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आएंगे। अब यहां देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वैसे ही है तो यहां पे दोनों ये तो हो गया, ये वाला है, ठीक, यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आमने सामने लिखे हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अभी पढ़ के आए हम, तो 4 पिलर्स हैं और उनके इंडिकेटर्स क्या है, कौन सा गलत पेयर बना हुआ है। ये देखो इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी का मतलब क्या होता है कि मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होना चाहिए। इक्विटी का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है क्या ये, जी हाँ, ये ठीक ऐसे ही पढ़ा है हमने, ठीक है, जब फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ी तो पढ़ा है ना सब कुछ ये। फिर क्या है, फिर अगर हम बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो सस्टेनेबिलिटी का तो कंसेप्ट आप बचपन से जानते हैं क्या, कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो रिसोर्सेज की भी हो सकती है, वो कंटिन्यू रहे, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कंटिन्यू रहे, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी वाला भी सही है। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है, रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर, ये किसका पार्ट है, ये सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है, ठीक है, ये भी सस्टेनेबिलिटी को सही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन ये भी सस्टेनेबिलिटी में ऐड किया जा सकता था। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी का मतलब यहां पे ये होता कि इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोडक्टिव रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो तो ह्यूमन बीइंग्स प्रोडक्टिव रहे इन व्हाटएवर दे डू। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, एम्पावरमेंट की सही देखिए क्या, टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, तो एम्पावरमेंट तो ये सही है, एम्पावरमेंट तो सही है। तो यहां पे जो आपको नॉट करेक्टली मैच वाला ऑप्शन दिख रहा है वो ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल क्या है देखिए, each community occupies a well identified territory as a matter of tradition, ठीक है, each community occupies a well identified territory as a matter of tradition, ठीक है। above mentioned line is an important characteristic of which of the following activity। सीधा क्वेश्चन है ये, प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर से है कि आपने देखा कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटीज जो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करी तो उनके पास में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होती है कि हाँ उन्हें इतनी जगह में घूमना है, ठीक है, एज ए मैटर ऑफ देयर ट्रेडिशन, और उनका काम ही वो अपना ट्रेडिशन समझते हैं कि हाँ उन्हें अपना जीवन यापन ऐसे ही करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, नोमैडिक हर्डिंग है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, कलेक्टिव फार्मिंग है। क्या लगता है आपको, क्या सही आंसर है? तो द राइट आंसर फॉर दिस इज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डर्स जो रहते हैं वो घूमते रहते हैं ना एक वेल डिफाइंड वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी में, तो नोमैडिक हर्डिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, अब स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट पढ़ो जरा अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हमेशा ध्यान रखना, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। पढ़ो क्या है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizens, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, तो क्या सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है स्मार्ट सिटी के कंटेक्स्ट में, हमें जो सही नहीं है वो पता करना है। देखो तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट सिटी मिशन का यही होगा कि सिटी को एक बेहतर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो ये तो सही है, ठीक है। अगला क्या है, टू अप्लाई स्मार्ट सॉल्यूशंस टू इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। डस्टबिन है, डस्टबिन में फुल हो जाएगा तो आवाज आने लगेगी, उसमें एक अलार्म लगा दिया आपने, कह सकते हैं एक सायरन लगा दिया जो बजने लगेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा किसका? स्मार्ट सिटी मिशंस का। यूज ऑफ fewer resources providing cheaper services and focus on sustainable and inclusive development। ठीक है, तो क्या यूज ऑफ fewer resources, fewer resources मतलब क्या है कि आप कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो और मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, इट इज साउंडिंग गुड, तो ये भी सही है, स्मार्ट सिटी मिशन के साथ में क्या हो रहा है? अलाइन हो रहा है। अगला ऑप्शन देखो तो क्या है? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब कतई भी स्मार्ट सिटी मिशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि आप बेरोजगारी को बढ़ा दो, बेरोजगारी को तो कम किया जाएगा। समझ में आया? तो यहां पर ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इज द ऑड वन आउट। ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्मार्ट सिटी मिशन, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है? अगला सवाल ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन पढ़ा आपने, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में पढ़ा, उसमें देखना माइग्रेशन के अलग अलग इंपैक्ट्स हैं, अलग अलग इंपैक्ट्स हैं। तो माइग्रेशन के सोशल इंपैक्ट हैं, माइग्रेशन के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं, माइग्रेशन के डेमोग्राफिक इंपैक्ट्स हैं। ठीक है, एज स्किल जो सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन हो जाता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो अब आपको यहां क्या पता करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, मतलब माइग्रेशन से पर्यावरण जो उसके ऊपर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा इन स्टेटमेंट्स में से। देखो चारों ऑप्शन। अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट, जी हां, जब क्या होगा? माइग्रेशन इस तरह से होगा तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट ही होगा कि अर्बन सेटलमेंट अनप्लान्ड होगा, फैलता चले जाएगा शहर किधर भी कैसा भी। तो वहां पे आप क्या देखेंगे? अनप्लान्ड सेटलमेंट के चलते क्या होगा कि अनप्लान्ड सेटलमेंट के चलते आप जैसे देखेंगे ना तो सब कुछ अनऑर्गेनाइज होगा, गंदगी ज्यादा हो जाएगी। कह सकते हैं कि सेटलमेंट जो रहेंगे तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो बाद में वो किसकी प्रॉब्लम आ रही है? ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दिक्कत आएगी। और इसका कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ना। इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? तो कहीं भी कह सकते हैं फ्रजाइल एरियाज में सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे माइग्रेशन के कारण। पहली चीज, मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर, ठीक है, इसको भी होल्ड कर देते हैं। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, डायरेक्टली इन्वायरमेंट का इंपैक्ट दर्शाया जा रहा है माइग्रेशन का, कि जब किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहां के पूरे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को क्या कर लेंगे? ठीक है, पंप आउट कर लेंगे, तो डिप्लीशन होगा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होना ये इन्वायरमेंटल कंसीक्वेंस है किसके? माइग्रेशन के। बचा क्या है? तो अब चारों ऑप्शन में से मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर को अगर हम समझे ना तो ये क्या है? ये एक सोशल इंपैक्ट है। ठीक है, ये एक सोशल कंसीक्वेंस है ऑफ माइग्रेशन का। तो ऑप्शन बी इज द ऑड वन आउट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है? तो इन हिमालयन रीजन्स which of the following tribes are linked with the activity of transhumans। ठीक है, transhumans मतलब क्या है कि पहाड़ पे चढ़ो, पहाड़ पे से उतरो। क्यों? तो मतलब आप देखेंगे कि ट्राइबल कम्युनिटीज जो माउंटेनियस एरियाज में रहती है उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, उनका क्या पर्पस होता है? सीधा सा कि जब विंटर्स रहेंगे, बहुत सीवियर विंटर्स रहेंगे तो ऊपर बर्फ होगी तो नीचे उतर आते हैं। जब समर्स आते हैं तो बर्फ पिघल जाती है, वहां पे क्या होता है? अच्छा ग्रेजिंग पैस्चर डेवलप हो जाता है, तो चलो खाने चलेंगे, मतलब वो नहीं, उनके जो कैटल्स रहेंगे वो खाएंगे। तो इस तरह से पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे उतरना अकॉर्डिंग टू द सीजन, ये ट्रांस ह्यूमंस होता है। ठीक है, तो ट्रांस ह्यूमंस को कौन सी ट्राइब्स एसोसिएटेड है उसके साथ में? भील्स, गोंड्स, बक्करवाल्स, सांथाल्स। ठीक है, अब देखो यहां पे एलिमिनेशन का तरीका बता रहा हूं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी लेकिन आपने थोड़ा सा सोसाइटी को पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा है, ठीक है, आपने थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ कहां पे कौन कौन सी ट्राइब्स रहती है। अब भील्स हो गए, ठीक है, गोंड्स हो गए, सांथाल्स हो गए, ये सब सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स हैं। बक्करवाल्स जो है ना, तो बक्करवाल्स, गुजर बक्करवाल्स, ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं। ठीक है, गद्दीस वगैरह जो है तो वो माउंटेनियस एरियाज में रहते हैं, तो बक्करवाल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बक्करवाल्स इज द राइट आंसर। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, समझाया था अच्छी तरह से। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, हाँ जी, अब देखो इस तरह के भी सवाल आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया कि आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपका टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, टर्म 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होने वाला है, टर्म 2 कैसा होने वाला है? तो टर्म 2 में आपको ये भी पता था कि टर्म 2 में हाँ हमें मतलब डिस्क्रिप्टिव लिख के आना है। अब पेपर कैसा आएगा? तो वो पेपर पैटर्न आपको यहां पे समझ में आता है, पेपर पैटर्न यहां पे समझ में आता है। और पेपर पैटर्न को अगर हम देखें ना तो पेपर पैटर्न बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है, उसमें ज्यादा गणित नहीं लगाना है। पेपर पैटर्न ऐसा है कि आपको सभी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है तो उसमें आपने देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं, सिंपल एमसीक्यू भी आ रहे हैं, और इस प्रकार के क्या है मैच दी कॉलम भी आएंगे। अभी मैच दी कॉलम में आप कैसे सेलेक्ट करोगे सर ओएमआर शीट पे? तो इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं। देखो मैच दी कॉलम में ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब आपके सामने मैच दी कॉलम है। अब यहां निंजा टेक्निक क्या है पता है? निंजा टेक्निक यह है कि आपको यह देखना है कि आप 100% किस
ऑप्शन के साथ में कंफर्म हो। मुझे पता है 100% की शिमला जो है ना एक सिटी है, और फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जैसे हमने अगर देखें तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स पढ़ा है अर्बन प्लानिंग में, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स में। तो शिमला का क्या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, तो शिमला इज नोन फॉर कह सकते हैं क्या, गैरिसन कमर्शियल टूरिस्ट टाउन की तरह जाना जाता है, ठीक है। तो 5 का मतलब 5 का रोमन वाले 5 का क्या है, 6 है ये वाला लेटर, ठीक है। तो 5 का 6, अब कुछ नहीं करना, आपको यहां आना है। यहां देखो 5 का 6 किस में दिया है, 5 का 6 ये दिया है ऑप्शन बी में। टिक लगा दे, क्या लगा सकते हो अगर आप 100% कंफर्म हो तो। लेकिन अब क्या है, अब मान लो कि यहां पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं एक दो और देख लेते हो, तो एक दो और देख लो इसमें। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, अब इसमें आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे अंबाला पता है। अंबाला क्या है, अंबाला को अगर देखा जाए तो मुझे पता है अंबाला गैरिसन टाउन्स है, ठीक है। तो 1 का 4, 5 का 6 होगा, 1 का 4 होगा, तो 5 का 6 तो बी में आ रहा है, क्या बी में 1 का 4 आ रहा है, ठीक है, बी में 1 का 4 आ रहा है। तो अब हम लॉक कर सकते हैं, अब हमें कंफर्म हो गया। उसके अलावा जैसे देखोगे तो 2 का 2 क्या हो गया, मुगल सराय आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन टाउन है, ठीक है, मुगल सराय जंक्शन जो हो गया। फिर उसके बाद में अंकलेश्वर की अगर हम बात करें तो अंकलेश्वर क्या हो जाएगा, जैसे हमारा माइनिंग टाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का 1 हो गया, अंकलेश्वर माइनिंग टाउन हो गया। 4 का 3 देखोगे तो 4 का 3 क्या है, अलीगढ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हाँ एजुकेशनल टाउन हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। शिमला आपने लगाई दिया टूरिस्ट टाउन। सहारनपुर बचा है, तो सहारनपुर क्या बचा है, कमर्शियल टाउन में जाएगा। तो ऐसे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो निंजा टेक्निक समझ में आई ना। अभी आगे एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, तो उसे हम करेंगे उस तरीके से, क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहां गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 36 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, दिस एज वॉज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, लॉज ऑफ फिजिक्स वेर ऑफन अप्लाइड टू मैप एंड एनालाइज, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब मैंने आपको जो बताया ब्रॉड थ्रस्ट जो मिला था ज्योग्राफी को, जो मतलब क्या कह सकते हैं ब्रॉड थीम्स जो हम डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफी की। ध्यान करो वाला टेबल, ये टेबल जो है इस टेबल से 2-3 क्वेश्चन आए सैंपल पेपर में, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, क्रोनोलॉजी समझ लेना, अलग अलग पीरियड की, अलग अलग पीरियड में क्या अप्रोचेस थी वो समझ लेना, ठीक है। यहां क्या पूछा है कि एज पूछा उन्होंने, ठीक है। तो उस एज में मतलब उस एज में क्या बता रहे हैं वो कि कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया था। तो यहां पे जैसे देखेंगे मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स, तो कौन सा पीरियड रहा है, लेट 1950 से 1960s तक। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट यहां पे होता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड था जहां पे कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया गया था ज्योग्राफी में, फिजिक्स के लॉज वगैरह को मैप और एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। तो वो रीजनल एनालिसिस नहीं था, वो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन नहीं था, वो एरियल डिफरेंशिएशन नहीं था, ठीक है। एरिया मतलब आप जैसे देखेंगे रीजनल एनालिसिस, फिर एरियल डिफरेंशिएशन और फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ठीक है। तो वो क्रोनोलॉजी किधर गया, वो क्रोनोलॉजी याद रखना, अप्रोचेस में क्या ब्रॉड फीचर्स थे वो ध्यान रखना। इस टेबल से क्वेश्चन बनेगा एक आधा, मुझे गट फीलिंग आ रही है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल्स प्रीडोमिनेटेड इन बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के पैटर्न्स को समझोगे तो इंट्रा स्टेट भी होता है और इंटर स्टेट भी होता है। मतलब मध्य प्रदेश से किधर चले गए, राजस्थान चले गए, राजस्थान से उत्तर प्रदेश चले गए, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में क्या हो रहा है कि स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 तरह के माइग्रेशन हो गए। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल्स प्रीडोमिनेट इन बोथ इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन। फीमेल्स जो है तो किस प्रकार के, मतलब माइग्रेशन में भी आप देखेंगे तो क्या है, माइग्रेशन के जो वो है रूट्स हैं, तो अर्बन टू रूरल है, अर्बन टू अर्बन है, रूरल टू रूरल है, रूरल टू अर्बन है। अब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में कौन से उसमें फीमेल डोमिनेट करती है, फीमेल प्रीडोमिनेट करती है, किस रूट में फीमेल डोमिनेट करती है। तो जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है ना, देखिए अर्बन टू रूरल जो होता है ना, अर्बन टू रूरल क्या है, इस तरह का आपको जो रूट देखने को मिलेगा कम, इस तरह का माइग्रेशन कम देखने को मिलेगा। अर्बन टू अर्बन जो है तो यूजुअली अर्बन टू अर्बन में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही करते हैं, लेकिन हम फीमेल प्रीडोमिनेट नहीं करती है, ठीक है। अब रूरल टू अर्बन हुआ तो रूरल टू अर्बन में मेल डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अधिकतर पुरुष जो रहते हैं अपना घर छोड़ के कहां जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वहां काम करते हैं। बचा क्या है, अब रूरल टू रूरल बचा है। रूरल टू रूरल में हाँ महिलाएं जो है तो रूरल टू रूरल में काम के सिलसिले में, ठीक है, जो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क जो होता है, तो उसमें फीमेल जो होती है रूरल टू रूरल माइग्रेशन में प्रीडोमिनेट करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। अगला सवाल क्या है, which of the following column is not matched correctly, कौन सा कॉलम सही तरीके से मिलाया नहीं गया है, कौन सी जोड़ी यहां पे आपको गलत देखने को मिल रही है, ये बताना आपको कौन सी जोड़ी गलत देखने को मिल रही है। देखो तो
ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 एक्टिविटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताए गए हैं। ट्रक फार्मिंग के लिए लिखा उन्होंने ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, जी हाँ, मतलब वेजिटेबल ग्रो करते हैं, ट्रक में भरते हैं और पास के शहर में बेच किया जाते हैं। यूजुअली यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। कहां पढ़ा है? प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो ये तो सही है। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है? फैक्ट्री फार्मिंग में आपको पता है कि ऑन द लाइन ऑफ इंडस्ट्री, ऑन द लाइन ऑफ फैक्ट्री यू आर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, यू आर प्रैक्टिसिंग एनिमल रियरिंग। तो जैसे रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल, तो क्या कह सकते हैं, मुर्गी पालन वगैरह जो होता है, तो वो उसे फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। मार्केट गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग क्या है? ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, जी हाँ। तो आप गार्डनिंग किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि फ्लावर्स वगैरह ग्रो करके आप बेचोगे, तो मार्केट गार्डनिंग जो है ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अब आता है ऑप्शन डी, विटिकल्चर, ठीक है। तो विटिकल्चर की अगर हम बात करें तो विटिकल्चर में क्या है? रियरिंग ऑफ फिश, तो ये गलत हो गया। विटिकल्चर में आप जैसे समझेंगे ना, तो क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स जो होता है मेडिटेरेनियन रीजन में, तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम विटिकल्चर कहते हैं, ठीक है। रियरिंग ऑफ फिश को तो हम क्या कहेंगे? पिसीकल्चर कहेंगे ना। तो पिसीकल्चर को हम क्या कहेंगे? रियरिंग ऑफ फिश की कैटेगरी में जा रहेंगे। तो यहां पे ये इनकरेक्ट हो गया। आपको पता क्या करना है? नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। नॉट मैच करेक्टली में ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम, ठीक है। तो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ये 3 फीचर है आपके सामने। चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम, ठीक है। और करेक्ट टाइटल, ये जो नीचे ऑप्शन दिए इनमें से करेक्ट टाइटल आपको पढ़ना है, समझना है कि तीनों स्टेटमेंट जो है किस चीज की बात कर रहे हैं आखिरकार। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of large compact village, ठीक है। तो बड़े बड़े large compact village जो होते हैं, उनका जब fragmentation हो जाता है तो इस तरह का क्या होता है? इस तरह का आपको settlement देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है? Land owning and dominant community occupies the central part of the main village, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village. They are found in Gujarat plains and some parts of Rajasthan. गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने वहां पे स्पेसिफिकली ऐसा बोला था कि ये ध्यान रखना, देखो कौन कहां किस तरह का सेटलमेंट मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बन के आ जाता है आगे बन के। बताओ क्लियर? जब आप पढ़ते हो ना तो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, आपने एक लाइन पढ़ा, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा, तो आपके दिमाग में वो आना चाहिए कि इस पे कैसा सवाल बन सकता है। और इस अप्रोच से पढ़ोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होगे। फेल इन द सेंस कि आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि कहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही ब्रह्मा हो, ठीक है। तो उस तरह से आपको चीजों को थोड़ा एनालिटिकल माइंड से पढ़ना पड़ेगा कि जब हम पढ़ रहे हैं ना तो सिर्फ पढ़े ना रटे ना, हम एक अप्रोच रखें, हमें ये समझ में आए कि एक जो एग्जामिनर है, ठीक है, तो वो एग्जामिनर किस तरह से सोच सकता है, वो किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक। और देखो आज मैं हूं आपके साथ में, आज मतलब कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, ऐसे तो आज मैं आपके साथ इन द सेंस कि आज आपने वीडियो देख लिया, 11th में पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, कल को आपको और पढ़ना रहेगा ना आगे, तो आपको इस अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ही स्टूडेंट बनना पड़ेगा, खुद ही टीचर बनना पड़ेगा, खुद ही एग्जामिनर बनना पड़ेगा, और मजा आएगा पढ़ने में, पता है ऐसे, ठीक है। चलो तो ये तीनों स्टेटमेंट हो गए। तीनों स्टेटमेंट के बाद में अगर हम आगे समझें, तीनों स्टेटमेंट के बाद में अगर आगे समझें हम, तो यहाँ पे क्या है, तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में हमें एक चीज समझ में आती है कि ये जो है ना, तो देखो हेमलेटेड सेटलमेंट और सेमी क्लस्टर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। क्लस्टर्ड सेटलमेंट तो नहीं होगा, आइसोलेटेड भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किस तरह का बताया जा रहा है कि सेंटर पोजीशन जो है विलेज की डोमिनेटेड कम्युनिटी ने ऑक्यूपाई करके रखी है। उसके बाद में क्या सेटलमेंट आपको इस तरह से कह सकते हैं मीनियल वर्कर्स वगैरह का, या फिर जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है वो थोड़ा दूर में है, तो इस तरह का सेटलमेंट आपको जो देखने को मिलता है, इस सेटलमेंट को क्या कहते हैं, हाँ, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड। तो उसमें फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल रही है और क्लस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। तो इसको कंसीडर करो दोनों स्टेटमेंट को, और ये नए जो ऑप्शंस दिए इनमें से सेलेक्ट करना है आपको। देखो असर्शन रीजन नहीं है ये, एक तरह से देखा जाए तो असर्शन और रीजन लिख नहीं रहे हैं वो, लेकिन है उसी तरह का ये। क्लियर हुआ? तो वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं है उन एरियाज में आपको वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि लोग सभी काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म दी सबसिस्टेंस और नियर सबसिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है गलत ये समझो, ठीक है। अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है गलत है ये देख लो, देख लिया कि हाँ जहां पे क्या होता है, जहां पे लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वहां वर्क पार्टिसिपेशन रेट जो है वो हाई देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सही है गलत है सोच लिया। दूसरा देखो क्या, नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म दी सबसिस्टेंस
और नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स जो है दे आर नीडेड कि सब्सिस्टेंस या फिर नियर सब्सिस्टेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए लोग क्या करते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, मैनुअल वर्क परफॉर्म कर लेते हैं। तो अब बताओ, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, मतलब ये असर्शन रीजन की तरह हो गया। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्या लगता है आपको? तो दोनों इनकरेक्ट तो नहीं है, ठीक है, और दोनों ही सही है, तो दोनों ही सही है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, दोनों ही सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि हाँ, जहां पे लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो वहां पे क्या है कि एक तरह से आप ऐसे समझोगे कि हर इंसान को जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा, तो सभी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। इसी कारण से नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स जो है दे आर नीडेड टू परफॉर्म दी सब्सिस्टेंस और नियर सब्सिस्टेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आया? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ो और उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको उस हिसाब से। ग्रेप कल्टीवेशन, ठीक है, ग्रेप कल्टीवेशन इज स्पेशलिटी ऑफ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। हमने देखा कि जो अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है, तो जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, उसके अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो मार्केट गार्डनिंग वगैरह ये सारी चीज़ होगी। तो यूरोपियन पार्ट में आप जैसे देखेंगे तो क्या होता है कि कमर्शियल फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ वैल्यूएबल आइटम्स को ग्रो किया जाता है, और खास करके क्या है, जो मेडिटेरेनियन सी के आजू बाजू वाला रीजन है। आपने 11th फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा भी था कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग दीस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ये हो गया, ये सारी चीजें ग्रो करने के लिए। तो ग्रेप कल्टीवेशन जो है स्पेशलिटी है, कहाँ की? इटली का हो गया, फ्रांस का हो गया, तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की स्पेशलिटी है, सही बात है। वाइन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम हायर क्वालिटी ग्रेप्स, जी हाँ, अच्छी क्वालिटी की ग्रेप्स से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? वाइन। एंड द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेजिन्स एंड क्यूरेंट्स, ठीक है, तो जो कह सकते हैं ना मनुक्का वगैरह है, तो जो इंफीरियर क्वालिटी के ग्रेन्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनसे मनुक्का वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती है। क्या लगता है आपको? तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, या फिर ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, या फिर बोथ आर इनकरेक्ट? क्या सही लगता है आपको? तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है, तो इसमें आपको वही वाली निंजा टेक्निक लगाना है जो मैंने आपको अभी बताई थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, क्योंकि ऐसे देखोगे तो 5 और 6 है, ठीक है, 6 चीजें नहीं आएगी एमसीक्यू में। आपको यहाँ पे जोड़ी बनाना है, और जो एग्जैक्ट सेगमेंट बैठ रहा है उस सेगमेंट को, जो पेयरिंग बैठ रही है उस पेयरिंग को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो, यमुना है, काली है, गोमती होना चाहिए, ठीक है, गोमती है, साबरमती है, गंगा है, मूसी है, ये सारी रिवर्स हो गई। और यहाँ पे पॉल्यूटेड प्लेसेस, मतलब ये इन नदियों के बैंक पे कौन से सिटीज हैं वो आइडेंटिफाई कर लो। अब आपको क्या पता है, 100% क्या पता है आपको इसमें? मुझे 100% पता है कि यमुना जो है, तो यमुना में क्या है, यमुना में जैसे आप देखोगे दिल्ली एंड इटावा, ठीक है, दिल्ली और इटावा के बीच में पूरा यमुना का स्ट्रेच जो है मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर का स्ट्रेच हो गया। ठीक है, तो 1 का 6 इधर देख लो, 1 का 6 कहीं दिख रहा है कि आपको? 1 का 6 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ए में भी है, सी में भी, आप क्या करोगे? ठीक है, तो फिर इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1-2 चीजें कंफर्म कर लिया करो। अब दूसरा हमें क्या लग रहा है, तो यहाँ पे दूसरा मुझे हैदराबाद का पता है कि मूसी रिवर, ये हमने पढ़ा भी है, और ठीक है, मतलब सभी पढ़ा है। मूसी रिवर कहां पे है? तो मूसी रिवर कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, हैदराबाद उसके बैंक पे लोकेटेड है। तो मूसी मतलब क्या है कि 6 का 1 कहां दिख रहा है? देखो, तो यहां देखो, इसमें 6 का 1 आपको यहां दिख रहा है, 6 का 1 ये रहा। तो जो हमारे को डाउट था ना कि ए का 6 तो क्या था, ए का 6 तो ए में भी था, सी में भी था ऑप्शन, तो इससे हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ 6 का 1। अब आगे आप जोड़ी मिला लो, सेकंड का 5 बोल रहे हो, सेकंड का 5 मतलब क्या है कि काली रिवर, जो काली रिवर मुजफ्फरनगर, सही बात है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से हम मिला सकते हैं, हाँ ये भी सही है। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको निंजा टेक्निक बता दी है किस तरह से करना है सॉल्व ऐसे सवालों को। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, in the year 2015 a policy was formulated for the adolescent to give them proper guidance and better development for their talent. Select the correct answer. ठीक है, 2015 में एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी एडोलेसेंट पॉपुलेशन के लिए, ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, बेटर डेवलपमेंट हो सके उनका। तो ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी कौन सी थी? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, रिजनरेशन ऑफ स्कूल्स, नेशनल यूथ पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल यूथ पॉलिसी और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप इन दो में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान करो, नेशनल यूथ पॉलिसी आपने पढ़ा था क्या 2015 की थी? नहीं। तो द राइट आंसर इज स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो प्रेजेंट
प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में, जैसे अभी मैंने आपको गंगा क्लीनिंग के लिए बताया, नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान दोनों ही गंगा से एसोसिएटेड है। लेकिन क्या पूछ रहा है सवाल 2015 की बात कर रहा है। वो वाला जो सवाल था जो हमने इसी सैंपल पेपर में देखा, वो क्या पूछ रहा था, प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, which of the following pairs is not matched correctly? प्रयाग, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई। ठीक है, तो यहां पे आपको सिटीज दिए, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बताया, और कि बेसिस ऑफ डेवलपमेंट क्या है कि किस हिसाब से सिटीज डेवलप हुई हैं। तो प्रयागराज जो है, मतलब इलाहाबाद जो है, तो इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो ऑन दी रिलीजियस एंड कल्चरल बेसिस, जी हाँ, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है शहर की, तो ये सही है। आपको नॉट मैच्ड करेक्टली पता करना है। लखनऊ की बात करें तो बेस्ड ऑन दी रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट सिटी, जी हाँ, तो एंशिएंट टाइम से देखोगे लखनऊ क्या है, अलग अलग जैसे आप देखेंगे नवाब वगैरह वो सारे एंशिएंट सिटीज की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा भी जैसे अगर आप देखेंगे तो लखनऊ जो है तो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन वगैरह ये उस टाइम पीरियड से जैसे देखें तो एक एंशिएंट टाइम पीरियड में जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुई तो वहां पे एक एंशिएंट सिटी की तरह डेवलप हुआ था। कोलकाता और मुंबई, कोलकाता का क्या दिया ऑन कल्चरल बेसिस, मुंबई का दिया इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पोर्ट। मुंबई इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल पोर्ट डेवलप हुआ है बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कोलकाता ऑन द कल्चरल बेसिस नहीं है, कोलकाता को आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर की तरह डेवलप हुआ है ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से, उसके साथ साथ में एक पोर्ट सिटी की तरह डेवलप हुआ है। ठीक है, कल्चरल बेसिस नहीं आएगा। तो ये क्या है, नॉट मैच्ड करेक्टली वाला ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल और आ गया, मैच द कॉलम देखो कितने सारे, 1 2 3 4 5 कर लिए हमने शायद। ठीक है, तो अब अगला सवाल क्या है यहाँ पे, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स। तो कोड्स इसमें दिए हैं ये, ठीक है, वही वाले निंजा टेक्निक लगाना है आपको कि कोड्स यहाँ पे दिए हैं, आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। अब क्या है, रिवर्स दिया है, ठीक है, और पॉल्यूटेड प्लेसेस नहीं आएगा, रिवर्स के अलावा क्या है उनका मतलब वो देखना है, जैसे कि कह सकते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है रिवर्स का, वो देखना है। जमशेदपुर, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, मसूरी, गोवा। अब यहाँ पे आप 100% किस पे कंफर्म हो, तो आपको पता है कि क्या समर रिजॉर्ट की अगर बात करें तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर गोवा है समर रिजॉर्ट। समर रिजॉर्ट क्या है, यहाँ पे गोवा नहीं है। समर रिजॉर्ट में आपको क्या जाएगा, गर्मियों में ठंडी जगह क्या रहेगी, मसूरी समर रिजॉर्ट का वो आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे अगर देखें तो जैसे जमशेदपुर है तो जमशेदपुर को हम क्या कर सकते हैं, एक इंडस्ट्रियल टाउन जमशेदपुर स्टील आयरन एंड स्टील प्लांट के कारण डेवलप हुआ, तो इसमें लगा सकते हैं 1 का 3। अब बचा क्या, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, गोवा। तो मतलब आपको दो चीजें भी कंफर्म होगी ना, तो जैसे मसूरी आपको पता है 4 का 1 होने वाला है, तो 4 का 1 दिख रहा है क्या कहीं पे, यहाँ पे देखो तो ये रहा 4 का 1 ये दिख रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी के ऊपर वेटेज बढ़ गया है। और दूसरी चीज क्या कंफर्म थी आपके, जमशेदपुर का इंडस्ट्रियल टाउन, तो 1 का 3 है क्या कहीं, तो 1 का 3 भी दिख रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन में सेट हो रहा है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब 2 का 5 कह रहे हैं, वो 2 का 5 मतलब क्या है, भुवनेश्वर को क्या कह दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। जी हाँ, तो भुवनेश्वर जैसे अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा का क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो जाएगा। गाजियाबाद को जैसे अगर आप देखोगे तो गाजियाबाद क्या हो जाएगा, गाजियाबाद को हम एक तरह से इसमें डाल सकते हैं सैटेलाइट सिटी। ठीक है, सैटेलाइट टाउन में डाल सकते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे जोड़ी अगर देखें हम तो क्या है 3 का 2। ठीक है, 3 का 2 है गाजियाबाद सैटेलाइट टाउन। तो इस तरह से क्या ऑप्शन बी कंफर्म हो गया हमारा, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होने वाला है, आंसर बी होने वाला है। अब 47 क्वेश्चन देखो, तो अगर यहां देखेंगे, अब देखो सेक्शन बी में आपको क्या करना है, आपको पता है 24 क्वेश्चन में से 20 अटेम्प्ट करना है। 5 में ऑप्शन नहीं था मैप वर्क के, बाकी के बचे हुए जो 19 है 19 में से 15 करना है, तो वो 15 भी वही सेलेक्ट करना जिसपे आप 100% कंफर्म हो। ठीक है, अब देखो क्या है, कंसीडर एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देन चूज करेक्ट ऑप्शंस फॉर देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो कंसीडर एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स दे दिए, इन्हें इवैल्यूएट करो अच्छी तरह से, और जो सही लग रहा है आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। क्या दिया है, Many species now become extinct or endangered due to illegal hunting। illegal hunting के कारण बहुत सारी स्पीशीज जो है वो क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो गई या फिर खतरे में, एंडेंजर्ड है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, The early hunters used primitive tools made of stones, twigs or arrows so the number of animals killed were limited। जी हाँ, ये बात भी सही है कि जो पुराने समय में आप देखोगे ना, तो पुराने समय में क्या है कि उतना मॉडर्नाइज वेपन नहीं था। शेर के सामने जाओगे ना तो उसके लिए हथियार तो है, दूसरी चीज उसके पहले जिगरा चाहिए रहता था बहुत। आज क्या, आज गन है तो आज आसानी से चीजें हो पा रही है। तो पहले क्या होता था, पहले क्योंकि हथियार जो थे प्रिमिटिव टूल्स हुआ करते थे, उस कारण से क्या है, उस कारण से नंबर ऑफ एनिमल्स जो मारे जाते थे वो लिमिटेड स्केल पे मारे जाते थे। अब देखो एक स्टेटमेंट ऐसा देखा जाए आपकी बुक के हिसाब से ये सही है, लेकिन अगर आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताऊं ना, तो पहले लाखों की संख्या में शेर वगैरह मार दिए जाते थे, शेर, बाघ, चीते, ये सारी चीजें। क्लियर है, तो अब देखें अगर यहाँ, तो अब आपको पहले थे भी बहुत सारे। ठीक है, पहले
कह सकते हैं जंगल थे, जंगलों में जानवर थे, अब जानवर कम हो गए, जंगल कम हो गए, सारी चीजें कम हो गई। ये स्टेटमेंट्स दोनों देख लिया आपने। अब आपको ये देखना है, कंसीडर एंड इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देन चूज करेक्ट ऑप्शंस फॉर देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो दोनों सही है भाई, ठीक है, दोनों सही है, तो मतलब ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए 48th क्वेश्चन, मतलब ये सेक्शन बी जो आपका वो खत्म हो रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे फिर मैच द फॉलोइंग आ गई है, पीरियड आ गए और अप्रोचेस आ गई है। कौन से पीरियड और अप्रोचेस आ गए? तो ये वाला, ठीक है, ध्यान आया टेबल, ये वाले पीरियड और ये अप्रोचेस आ गई। तो अब इसमें क्या कर लिया उन्होंने, टाइम पूछ लिया आपसे, टाइम से आपको क्या करना रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब जैसे हम स्टार्ट करें, क्या है, अर्ली कॉलोनियल पीरियड हो गया, लेट 1950s टू लेट 1960s हो गया, लेटर कॉलोनियल पीरियड हो गया, 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड हो गया। तो अब अर्ली कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें ना, तो आपको पता है सबसे शुरुआत में क्या है अर्ली कॉलोनियल पीरियड में, जैसे अगर आप देखोगे तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ही हो रहा था, यहाँ है ना। तो अर्ली कॉलोनियल पीरियड में जैसे आप देखेंगे तो क्या अर्ली कॉलोनियल पीरियड एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन चल रहा था काम। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए का ए होना चाहिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट का ए होना चाहिए। फर्स्ट का ए आपको दिख रहा है, ए में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। और देखो क्या है, अब उसके बाद में क्या होता है, लेट कॉलोनियल पीरियड जब आता है, ठीक है, ये लेट कॉलोनियल पीरियड आ गया। लेट कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा है, रीजनल एनालिसिस चल रहा है, ठीक है, रीजनल एनालिसिस चल रहा है। मतलब क्या है, लेट कॉलोनियल पीरियड रीजनल एनालिसिस, आपको उससे कनेक्ट करना है कि हाँ रीजनली चीजों को समझा जा रहा था एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन के बाद में। तो यहाँ पे आप 3 का बी देखो, 3 का बी दिख रहा है कहीं पे, 3 का बी इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो मतलब ये दो तो एलिमिनेट हो ही गए थे हमारी लिस्ट से, ऑप्शन 1 को, मतलब फर्स्ट वाले को समझने के बाद में। लेट कॉलोनियल पीरियड में हमें समझ में आ गया कि रीजनल एनालिसिस चल रहा था, तो ऑप्शन ए की वेटेज बढ़ गई है। लेकिन आगे और समझ लो, तो लेट 1950s टू लेट 1960s ये वाला जो टाइम पीरियड था, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया गया है, ठीक है। और 1930s वाला जो टाइम पीरियड था, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या है, एरियल डिफरेंशिएशन, जिसमें आप यूनिकनेस को ढूंढ रहे थे। तो 4 का सी और 2 का डी। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट क्लोज पेयर विच इज मैचिंग दी पीरियड्स विद अप्रोचेस। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलो दूसरा पड़ाव खत्म होता है, सांस लो, पानी पियो, ठीक है, मुस्कुराओ एक बार। अब हम आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी थोड़ा सा ऊटपटांग है, ऊटपटांग ऐसे कि आपको मतलब एग्जाम में पैटर्न आपका ऐसे ही आएगा, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन बदल जाएंगे, पेपर पैटर्न ऐसे ही रहेगा। सेक्शन सी को अगर बेसिकली हम समझे तो देखो हमने कितना पेपर कर लिया है, कितना पेपर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक में, इतने में से हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हमने, बहुत बढ़िया। अब जैसे आप देखोगे 7-7 14 नंबर का पेपर आपका हो गया है, ठीक है, आप 14 नंबर का यहाँ पे पेपर हो गया, हाँ 14 नंबर का पेपर हो गया आपका 20 क्वेश्चंस। फिर क्या है, 25 से आपने कहाँ तक कर लिया, 25 से आपने 48 तक कर लिया, 25 से 48 तक कर लिया। तो यहाँ पे भी आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं 24 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपने यहाँ पे क्या है 14 नंबर का पेपर फिर कर लिया। तो 14 कितना हो गया, 28 होता है ना, 28 मार्क्स का आपने पेपर कर लिया आई गेस, ठीक। अब क्या है, अब बचा कितना है, अब आपका जो बचा है पेपर 35 नंबर का पेपर है, तो अब आपका पेपर बचा है 1 2 और 7, मतलब 5 मतलब 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर का पेपर बचा है अब आपका, ठीक है, 7 नंबर का पेपर बचा है, मतलब 10 क्वेश्चन और करना है आपको। 0.7 का एक क्वेश्चन है ना, तो ये 10 क्वेश्चन अब जो करना है, तो कहां से कहां तक करना है, 49 से लगा के 60 तक में करना है। 49 से 60 तक में कितने क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है। अब क्या है ना, ये 49 से 60 तक के बीच में आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, मतलब कि 49 50 51 52 ये 4 क्वेश्चन जो है, तो ये चारों कंपलसरी है। तो आपको ये जो 49 से 60 12 में से 10 करना है, तो 12 में से 10 का ऑप्शन कहां पे होगा, कहां पे रहेगा, इन 4 क्वेश्चन के बाद रहेगा। तो 49 to 52 जो है ना, ये तो सारे कंपलसरी, मतलब ये 4 तो करना ही है। 4 के बाद में किसने बचे, 8 बचे। तो उन 8 में से आपको क्या करना रहेंगे, उन 8 में से जैसे अगर आप देखोगे तो उन मतलब 4 कर दिए, तो उन 8 में से आपको 6 सेलेक्ट करना रहेंगे। तो आपको 8 में से 6 ही करना रहेंगे, कब, 52 के बाद वाले। तो 53 से 60 के बीच में आपको 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन वहां करना है। ये 4 तो क्या हो जाएंगे, कंपलसरी हो जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में इन टोटल आपको 10 क्वेश्चन करना है, और 10 क्वेश्चन इस तरह से करना है कि सेक्शन सी का जो पहला वाला पार्ट रहेगा, जो कि क्या है, इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये जो पैसेज बेस्ड है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी जनरल इंस्ट्रक्शंस में बताया था, जो पैसेज बेस्ड है उसे क्या करना है, उसके चारों क्वेश्चन कंपलसरी है। पैसेज कहां से आया, देखो पैसेज ये आया है आपका 2015-16 का पैसेज है, क्या है, जल क्रांति अभियान, जल क्रांति, ठीक है। तो वाटर रेवोल्यूशन क्या चीज है ये, तो अगर आप जैसे देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर पेपर का अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं मैं आपको, दिख नहीं रहा है ना, नहीं ऐसे आंखें भी नहीं गड़ाना है उसमें,
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आप यहां देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 49 to 52 आर कंपलसरी टू अटेम्प्ट, ठीक है, ये कंपलसरी अटेम्प्ट करने के लिए। जल क्रांति अभियान को अगर आप समझोगे तो जल क्रांति अभियान के बारे में एक आर्टिकल है यहाँ पे, जल क्रांति अभियान है क्या, चलो पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। एक आपको निंजा टेक्निक बताऊं मैं, ये जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना पता है, एक बार पैसेज पढ़ने से पहले एक बार ये पढ़ लेना सारे क्वेश्चंस। प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट वाटर पॉसिटी ड्यू टू, क्या लगता है आपको क्या होगा इसमें, तो मतलब ये एक बार पढ़ लेना। तो जब आप पैसेज पढ़ने जाओगे ना तो आसानी से काम बन जाएगा आपका, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है। जी हाँ, एक बार सारे क्वेश्चन देख लेना पैसेज वाले और फिर पैसेज पढ़ना। क्वेश्चन देख लोगे ना तो आपको ध्यान भी रहेगा पैसेज पढ़ते समय कि यार ये सवाल मैं भी पढ़ के आया हूं, और दूसरी चीजें कुछ मन से बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो इस तरह से सारे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो 49, 50, 51, 52 चार क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन पढ़ लेना पहले और फिर पैसेज पे जाना, ठीक है। चारों क्वेश्चन पढ़ लेना। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आंसर भी दिखने नहीं चाह रहा हूं ना, आपको दिखाने देना चाह रहा हूं, इसलिए फटाफट बदल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मॉडल कमांड एरिया इन इंडिया। मॉडल कमांड एरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है? वाटर कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक वेल्स इन सेलेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री, नॉट कंसर्न्ड विद द फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान इज टू अचीव थ्रू यूजिंग ट्रेडिशनल नो हाउ, अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मिक्सिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल नॉलेज, सोर्स ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या है, तो एक ये था, द मेन एम ऑफ जल क्रांति अभियान इज टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू क्रिएट जलग्राम्स, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक वेल्स। मतलब इस तरह से आप पढ़ लोगे ना तो आपको क्या रहेगा कि हाँ, आपको दिमाग में चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव आपको पता करना, मेन एम, क्योंकि वो आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ लिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगी ना आपको, हमेशा ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये हो गया। चलिए ये आ गया सवाल आपके सामने। अब जरा पैसेज पढ़ो। वाटर इज अ रिसाइक्लेबल रिसोर्स बट its availability is limited and the gap between supply and demand will be widened over time. Climate change at the global scale will be creating water stress conditions in many regions of the world. तो ये ध्यान आया, अभी हमने पढ़ के आए थे क्या, ये पढ़ के आए थे। पहला सवाल देखो क्या है, प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट वाटर पॉसिटी ड्यू टू, क्या है, क्लाइमेट चेंज। आपको स्पेसिफिकली प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, तो अलग अलग कंट्रीज जो है वो क्या करेगी, ग्लोबल स्केल पे आपको वाटर स्कैरसिटी आएगी। क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे से क्वेश्चन पढ़ने का ये एडवांटेज रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ने का। फिर क्या है, इंडिया हैज अ यूनिक सिचुएशन ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ हाई वाटर डिमांड, ठीक है। द जल क्रांति अभियान launched by government of India in 2015-16 with an aim to ensure water security through per capita availability। तो मेन एम क्या हो गया, देखो मेन एम मिल गया आपको, एम पूछा था ना भी, एक सवाल में पढ़ा था हमने, तो मेन एम क्या हो गया, थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन दी कंट्री, ठीक है। पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया हैड practice the traditional knowledge of water conservation and management to ensure water availability. जल क्रांति अभियान aims at involving local bodies, NGOs and citizens at large in creating awareness, ठीक है। तो एनजीओ, सिटीजंस और इन सबको इंक्लूड करके क्या करना है, अवेयरनेस इंक्रीज करने पे फोकस किया गया। ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया रिगार्डिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एम में हमने दो चीजें पढ़ ली है, ठीक। द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन प्रपोज्ड अंडर जल क्रांति अभियान। क्या काम किया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ वन वाटर स्ट्रेस्ड विलेज इन ईच 672 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टू क्रिएट अ जल ग्राम, ठीक है, एक जल ग्राम बनाया जाएगा, वाटर स्ट्रेस्ड मतलब जहां पानी की कमी है। फिर क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया अबाउट 1000 हेक्टर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। मॉडल कमांड एरिया बनाए जाएंगे 1000 हेक्टर्स में, कंट्री में अलग अलग, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, उड़ीसा, मेघालय, इन सारी जगह में, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को खत्म करने पे फोकस किया जाएगा। वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज पे फोकस किया जाएगा। रिड्यूसिंग द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन पे फोकस किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री wells in selected area of the country, creating mass awareness through social media, radio, TV, print media, poster and essay writing competitions in schools. जल क्रांति अभियान is designed to provide livelihood and food security through water security, ठीक है। तो ये सारे हमने देख लिया कि क्या क्या मेन प्रपोज्ड पार्ट है जल क्रांति अभियान के अंडर में। अब देखो क्वेश्चन क्या, प्रेजेंट डे वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग वाटर पॉसिटी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, राइजिंग सी लेवल, फॉरेस्ट डिप्लीशन। तो अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण पानी की कमी आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो नियरेस्ट आंसर जो हमें पैराग्राफ में मिल रहा है, पैसेज में मिल रहा है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ये चारों कंपलसरी ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। Which of the following is not characteristic feature of model command area in India, ठीक है। मॉडल कमांड एरिया के बारे में ये पढ़ा, देखो हमने क्या है, मॉडल कमांड एरिया सेलेक्ट किए जाएंगे 1000 हेक्टर्स में, ठीक है। अब उन्होंने क्या, मॉडल कमांड एरिया के अंडर में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें, इन सारी चीजों पर फोकस किया जाएगा। वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन द सिलेक्टेड एरिया ऑफ कंट्री, क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू, ये सारी कहानी है। क्या नहीं है ये पूछा है ना, तो अब देखो which of the following is not a characteristic, water conservation and artificial recharge, reducing groundwater pollution,
कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक वेल्स इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री, नॉट कंसर्न विद फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड ऑफ, नहीं इट इज कंसर्न विद फूड सिक्योरिटी, क्यों, क्योंकि यहां देखो ये लिखा है, ठीक है, इट इज कंसर्न विद फूड सिक्योरिटी एंड थ्रू वाटर सिक्योरिटी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान इज अचीव्ड थ्रू, अचीव कैसे करोगे आप, ठीक है, यूजिंग ट्रेडिशनल नो हाउ, अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मिक्सिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल नो हाउ, सोर्स आउटसोर्स टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन सी, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में, यहां देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या है, ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उसके साथ में, ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ में, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, ये इस पे फोकस किया जाएगा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी नहीं किधर गया, हाँ ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल फिर क्या है, द मेन एम ऑफ जल क्रांति अभियान इज टू इंश्योर वाटर सिक्योरिटी थ्रू, वाटर सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करोगे, क्रिएटिंग जलग्राम, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स, तो देखो जलग्राम बनाना, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करना, ठीक है, आर्सेनिक फ्री वेल्स को कंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीजें क्या ये की जाएगी, किस चीज के लिए, वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये की जाएगी, और ये कैसे की जा सकती है, विद दी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, जब आप पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को इंश्योर कर लोगे, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये सारा सब कुछ एक्सट्रैक्ट को अगर अच्छे से पढ़ोगे पैसेज को बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पर। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन करना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, 4 में से 3 करना है, तो यहां ऑप्शन मिल गया आपको एक, मतलब इन टोटल 12 में से कितने करना है आपको, 10 करना है, तो एक यहां आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, 53 नंबर का क्वेश्चन ये ग्राफ वाला है, ठीक है, इस ग्राफ से जुड़े हुए 3 सवाल आएंगे, स्टडी दी गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये ग्राफ कौन सा वाला है, आपकी बुक का है, तो आपकी बुक में आप जैसे देखोगे ना, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला है, कि पॉपुलेशन को दर्शाता हुआ ग्राफ है, कि किस तरह से एक समय पे आप देखेंगे तो हाई बर्थ रेट रहता है, मतलब ये क्या है, मतलब इधर देखोगे तो ये क्या है, डेथ रेट हो गया, और इधर देखोगे तो ये क्या हो गया, ये बर्थ रेट हो गया, तो हाई बर्थ रेट मतलब हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट है, और फिर नीचे उतरते जाओगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक समय पे ऐसा शेडेड पार्ट जो देखने को मिल रहा है, तो ये क्या एक्सपेंडिंग स्टेज रहता है सेकंड वाला, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ जाती है, मतलब क्या है कि बर्थ रेट तो लोगों के अभी भी हाई है, लेकिन डेथ रेट को उन्होंने कम कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज आ जाती है, किस चीज की, ये मतलब यार देखो ये दोनों, ये बर्थ रेट की एक लाइन चल रही है, ये समझ लो, ठीक है, और एक लाइन जो है वो डेथ रेट की चल रही है, ठीक है, तो एक लाइन जो है वो क्या कर रही है, ये डेथ रेट की चल रही है, ठीक है, ये डेथ रेट, ये ग्राफ जो है डेथ रेट का है। अब अगर आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि एक समय पे हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, तो पॉपुलेशन में एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मतलब ये पहला स्टेज 1 जो रहता है, तो जैसे क्या है, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स हो गए, बांग्लादेश वगैरह, ये सारे देशों में आ जाएगा, जहाँ पे क्या है जन्म भी बहुत हो रहा है, लेकिन बचा नहीं पा रहे बच्चों को, ठीक है, डेथ हो जाती है, पेंडेमिक वगैरह एपिडेमिक्स वगैरह यहाँ महामारियां रहती है, तो उस कारण से क्या है पॉपुलेशन बढ़ती भी खूब है लेकिन घट भी जाती है। फिर क्या होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा क्या है डेवलपिंग स्टेज में आ जाते हो ना, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वो समस्या होती है, डेवलपिंग स्टेज में आ जाते हो जब क्या होता है कि विद द इंप्रूवमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने क्या करा, डेथ रेट को तो कम कर लिया, बर्थ रेट लेकिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, तो उसमें नेचुरल इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन, ये बढ़ गई पूरी पॉपुलेशन, ये पूरी है ना, पॉपुलेशन एक्सपेंशन देखने को मिला। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब आप बर्थ रेट को भी कम कर लेते हो, डेथ रेट को भी, जब डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में जाते हो, कनाडा, जापान, यूएसए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पॉपुलेशन एक्सपेंशन जो है वो कम हो जाता है, पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है, लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज हो जाता है। ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है, ये ग्राफ समझ में आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं माल्थुसियन, मतलब वो जो हमने माल्थुसियन कंसेप्ट वगैरह सारी चीजें पढ़ी थी ना, वहीं से कनेक्ट करना है इसको। अब क्या है, सवाल ये पूछा आपसे, पहला सवाल इस ग्राफ से, 4 में से 3 करना है आपको अटेम्प्ट। हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर एज पर द ग्राफ, वो जो ग्राफ देखा आपने, इस ग्राफ में नेचुरल इंक्रीज कैसे देखने को मिल रहा है आपको, कि बर्थ रेट है, डेथ रेट है, नेचुरल इंक्रीज कब देखने को मिलेगा, जब आपको कि जब बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दोगे, कम लोग मर रहे होंगे लेकिन पैदा ज्यादा लोग हो रहे होंगे, तो क्या होगा कि अपने आप पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये देखो डेथ रेट प्लस बर्थ रेट, इससे क्या होता है, इससे कुछ आपको इंक्रीज थोड़ी ना पता लगेगा, ग्रोथ रेट माइनस बर्थ रेट, इससे भी कुछ नहीं पता लगेगा, बर्थ रेट प्लस माइग्रेशन, इससे भी कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन हाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हैं आपके पास, और जितने पैदा हुए उसमें से कितने मरे, अगर आप ये हटा दे तो कितनों की डेथ हुई, कितनों की मृत्यु हुई, तो उसके बाद में आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या है, नेचुरल इंक्रीज है, ठीक है, तो वो नेचुरल इंक्रीज ऐसे पता चलेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल है व्हाट डज द ट्रांजिशन फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट। हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज से लो फ्लक्चुएटिंग स्टेट, मतलब कि इधर से किधर
ये हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज है, यहां से आप इधर आए, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट ये करता है कि हाँ ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, अब वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पे जब आ जाएंगी, उस स्टेज में जब आ जाएगी तो वहां पे लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो शिफ्ट फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टू रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं, रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रहेगी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, फ्रॉम रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, हाँ ये बात सही है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं रहता है, रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी रहती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहता है, नॉलेज नहीं रहती, तो खूब पॉपुलेशन होती है और खूब लोगों की मृत्यु भी होती है, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज रहता है वो रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी में। लेकिन वो जब क्या होता है, ट्रांजिट करके अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आ जाते हैं तो वहां पे एजुकेशन और हेल्थ के डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है, आप कंट्रोल कर पाते हो, तो फ्लक्चुएशंस कम रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेकिन पहले सी और डी भी पढ़ो। लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, नहीं यहां पे क्या देखते हैं आप, थर्ड स्टेज में तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो कर दिए जाते हैं, इसको अगर उल्टा कर देते तो बात बनती। माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल नहीं, रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर गए। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशन कैन यू इन्फर अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी होगी, तो जो सेकंड स्टेज होता है। ठीक है, किधर गया ये डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बता रहा है कि जहां पे क्या है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा डेवलपमेंट के कारण क्या है उन्होंने डेथ रेट को तो कम कर लिया, लेकिन पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन का एक्सपेंशन होता है तो हम क्या मतलब किस तरह की कंडीशन को इन्फर कर सकते हैं, तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो यहां पे क्या है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। ठीक है, देखो ना यहां पे खुद क्या है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गया, ये वाला बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गया, नीचे वाला जो ग्राफ है डेथ रेट का, डेथ रेट कम हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर। एक और सवाल है, तो चार में से आपसे जो तीन बने अच्छे से, जिस पे 100% कंफर्म हो, इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होता है, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, तीन तो स्टेज ही है। ठीक है, पोस्ट थर्ड स्टेज में कुछ नहीं होता है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड स्टेज जो है ना, सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सपेंशन होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है। क्यों होता है, और वो कारण सीधा सा है कि उस समय पे बर्थ रेट ज्यादा है और आपने डेथ रेट कम कर दिया, तो अब क्या हो रहा है कि जो नेचुरल इंक्रीज है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो बर्थ रेट क्या हो गया, 100 हो गया, लेकिन गए एक भी नहीं ऊपर। ठीक है, 0 अगर डेथ रेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई ना, 100 लोग सीधे सीधे ऐड हो गए, इतने लोगों को कहां से खिलाओगे। तो उसके चलते क्या है कि ऑप्शन कौन सा था इसमें, ऑप्शन हाँ हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आई मेरी बात, तो नहीं इसमें आपने को आना था सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज मतलब ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए 56 तक हो गया। अब देखो क्या है, ये जो ग्राफ था ना, तो अब ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है, ग्राफ वाला क्वेश्चन हमारे जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स रहेंगे उन लोगों से नहीं बनेगा। ठीक, अब विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट जो है तो उन लोगों को ये सवाल सेलेक्ट करना है। अब देखो आप बोलेंगे सर हाँ हमने तो देख लिया, आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पता है ऐसे भी हैं। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वंस विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट मेल्ड अस, ठीक है, मतलब उन्होंने मेल करवाया अपने पेरेंट्स से और बताया, क्या बताया कि वो ऑडियो के थ्रू सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूरा लेक्चर समझते हैं। तो अब अगर वो देख रहे हैं इस वीडियो को तो उससे आपको कनेक्ट करना होगा कि देखो हर स्टूडेंट की अपनी एक लर्निंग प्रोसेस होती है, एक लर्निंग स्पीड होती है, वो उससे सीखते हैं, उस तरीके से सीखते हैं। तो सबके लिए क्या ध्यान रखा जाता है विशेष रूप से। अब अगर आप जैसे यहां देखेंगे तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन, आप ग्राफ नहीं देख सकते हो तो आपके लिए ये सवाल आ गए, क्या Why are fertility and mortality rate high in the first stage of demographic transition theory? मैं आपका नाम ध्यान नहीं आ रहा था मुझे ग्राफ का, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आपने देखा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब ये इन जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया अगर, तो आप क्या बताएंगे, मतलब कि जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स नहीं है उन लोगों से सवाल पूछ लिया जाएगा कि फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट जो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में बहुत हाई रहता है। क्यों हाई रहता है बताओ, तो पीपल हैव अ लॉट ऑफ बफर स्टॉक्स एज फूड सिक्योरिटी, पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स, ठीक है, पीपल आर हाईली एजुकेटेड एट दिस स्टेज, देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन ऑल फील्ड्स। तो अब अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट है, इसका मतलब यह है कि एपिडेमिक्स है इसीलिए लोग मर रहे हैं, और पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मर जाएंगे, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आया ना समझ में, तो हमारे प्यारे जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स है वो समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको ये तो पढ़ा है आपने कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, तो उसमें फर्स्ट स्टेज में पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड देयरफॉर द फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स आर हाई इन द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है,
व्हाट लेड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट इन द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी? क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलता है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। ठीक, सेकंड स्टेज में मोर्टेलिटी रेट कम कैसे हो जाता है? ये देखो ना, डेथ रेट वाला ग्राफ नीचे चले जाता है। तो अब आपको इतना पता है कि सेकंड स्टेज में क्या है कि मोर्टेलिटी रेट कम होता है। बर्थ रेट तो सस्टेन करता है, धीरे धीरे कम होगा, लेकिन किधर गया, हाँ, लेकिन अगर जैसे आप देखेंगे तो वो कम हो जाता है, क्या? मोर्टेलिटी रेट। तो व्हाट लेड टू द डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट इन द सेकंड स्टेज? ड्यू टू द इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस, due to the insufficient supply of food grains that led to starvation, due to widespread illiteracy all over the world, due to unfavorable sex ratio prevailing in developing countries। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो क्या बता रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट, इससे तो क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि सैनिटेशन और हेल्थ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट है। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाई डज फर्टिलिटी रेट show a declining trend in the third stage of demographic transition theory? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आप क्या देखते हैं कि जो डेथ रेट का ग्राफ हो गया, ये बर्थ रेट का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो बर्थ रेट का ग्राफ जो है, ठीक है, बर्थ रेट का ग्राफ जो है तो थर्ड स्टेज में, यहां से थर्ड स्टेज आ गई ये वाली। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में बर्थ रेट का ग्राफ जो है डिक्लाइन क्यों होने लगता है? क्यों डिक्लाइन होने लगता है? तो थर्ड स्टेज में बर्थ रेट का ग्राफ डिक्लाइन इसलिए होने लगता है क्योंकि यहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि दिस इज बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, literacy rate shows a downward trend all over the world, the population becomes urbanized and has high technical know-how, there is acute food shortage in countries with high human development index। फूड शॉर्टेज नहीं है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर लिए, लेकिन राइट आंसर क्या होना चाहिए? अर्बनाइज्ड हो जाती है पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन जो है तो उनके पास काम है, धंधा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि बस रिप्रोड्यूस करते रहे और बच्चों का पहाड़ बना दे, नहीं है ना। तो इस तरह से क्या है कि ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि वहां पर उन्हें टेक्निकल नो हाउ हो जाता है। ठीक है, अर्बनाइज्ड हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लास्ट सवाल जो है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, वो क्या रहेगा? इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टुक प्लेस? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है किस स्टेज में होता है? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पता है आपको सेकंड स्टेज में होता है। अभी पढ़ के आए हैं, तो मतलब ग्राफ देखो या ना देखो, आपको आइडिया रहना चाहिए। हाई बर्थ रेट रहता है, डेथ रेट लो हो जाता है, तो सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम देखते हैं कहां। अब ये देखो 60 क्वेश्चन से आपको 50 करना था, आपने कितने कर लिए हैं? आपने 47 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, 4 वो वाले, कौन से वाले जो मतलब मैंडेटरी थे, कंपलसरी थे, कौन से वाले? पैसेज बेस्ड वाले, और 3 इसके कर लिए ग्राफ वाले। अब और जो 3 करना है, टोटल आपको 10 क्वेश्चन करना था, अब जो 3 करना है सेक्शन सी में, वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो किसी एक टेबल को दे दिया जाएगा, इस तरह से जैसे ये वाला टेबल दिया बुक का। ठीक है, ये आपका बुक का चैप्टर 1 का टेबल है शायद। ठीक है, तो आप जैसे देखेंगे तो आपको ये टेबल दे दिया और उसमें क्या कह दिया? अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो 57, 58, 59, 60, 4 में से 3 क्वेश्चन आपको क्या करना है यहाँ पे सही करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस टेबल में से सेलेक्ट करना है। क्या है सवाल? टेबल देखो बनेगा, विच ईयर हैज सीन अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन तो बढ़ी है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ी जिस स्पीड से उससे पहले वाले साल में बढ़ी थी। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस ईयर में देखने को मिली? आपको ये देखने को मिल रही है। ठीक है ना, परसेंट जो है नेगेटिव में आया ना, ये नेगेटिव में आया, तो ये कब की बात है? 1921 की बात है। ठीक है, 1921 ऑप्शन में 1921 है, बिल्कुल है, होगा क्यों नहीं होगा? देखो तो ऑप्शन में 1921 है, वो रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखो क्या है, व्हाट वाज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? पॉपुलेशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट कितना रहा है? ठीक है, अब आपको यहां ऑप्शंस नहीं देखना, आपको तो टेबल पे जाना है अपने वापस, और यहां देखो क्या है हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट। यहां पे क्या 5%, 11%, 14%, 13%, 21%। ठीक है, 21% के बाद में आप देखो 24%, 24.80% हाईएस्ट दिख रहा है सब में। ठीक है, कौन सा साल था? साल नहीं पूछा, लेकिन हम देख लें 1971 में हाईएस्ट रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट रहा। ठीक है, तो क्या है हाईएस्ट? अभी नंबर्स में भी देखोगे तो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 24.80 इज द हाईएस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, which year has recorded the highest growth of population in India in terms of absolute number? एब्सोल्यूट नंबर में अगर बात की जाए कि मतलब जो परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर। परसेंटेज में हमने देख लिया कि 1971 में सबसे ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे कि 1 करोड़ का 1% कितना होता है? 1 लाख होता है, और वहीं पे अगर आप 1 लाख का 10% भी निकालोगे तो कितना होता है? 10,000 ही होता है। तो परसेंटेज नहीं, एब्सोल्यूट नंबर भी मायने रखता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में कौन सा
साल ऐसा था, कौन सा दशक, कौन सा डिकेड ऐसा था जिसमें हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी हमने। तो चलो वापस कहां पे, टेबल पे चलेंगे। अब देखो एब्सोल्यूट नंबर ये लिखे हैं, एब्सोल्यूट नंबर को जैसे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, बहुत सारा है जितना भी है, ठीक है। 18, 15, 83, 9004, 1823, 1823 है यहाँ पे, 18 से बड़ा कुछ नहीं है ना, तो ये वाला मतलब 2001 में जैसे अगर आप देखेंगे तो 2001 में ये आपको पॉपुलेशन जो है मिलियंस में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 2001 में एब्सोल्यूट नंबर जो है हाईएस्ट रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। 2001 है क्या ऑप्शन में, होगा 2001 ये रहा, तो ऑप्शन A is going to be the right answer. Let's see. Option A is the right answer for this question. Clear हुआ? अगला सवाल, how much population increase has been registered between the census year 1911 to census year 2011? बाप रे बाप, ठीक है, 4 में से 3 करना है ना, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना। बाकी देखो क्वेश्चन सीधा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच पॉपुलेशन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड बिटवीन दी सेंसस ईयर 1911 टू 2011, ठीक है। तो मतलब 100 साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज देखने को मिला है। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी। तो आपको ये नंबर कैसे निकालना वो बता देता हूं, मैथमेटिकल हो जाएगा, जोड़ते रहना अगर समय बचे तो। अब 2000 ये यहां से यहां तक ये 100 साल में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है आपका, तो ये नंबर जो है इसमें से आप निकाल लेना कि इतना नंबर माइनस करके इसमें से आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है इस टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिगर्स है, टेबल देख के फिगर बन जाएंगे आपसे, ठीक है। टेबल देखना है, उसमें जो डेटा लिखा है उस डेटा से काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई काम की बात बताता हूं मैं। सैंपल पेपर जो आपने देखा, आपने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लिए कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने क्या देख लिया, उसी के साथ साथ आपने देख लिया कि आखिरकार हमारा जो एग्जाम रहेगा तो उसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक प्रैक्टिस करने के लिए आपको पिच जो चाहिए रहती है ना, वो पिच मिल गई आपको कि हाँ इस तरह से हमें इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है हमें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक बेहतरीन आइडिया मिल गया है। सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, हर चैप्टर को पढ़ सकते हो, इन डिटेल पढ़ सकते हो, इन डिटेल पढ़ाया है। और अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपने आप को तैयार करो। एमसीक्यू सीरीज आएगी तो उसकी मदद से आप एमसीक्यूज के लिए अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया पेपर देखकर, पेपर पैटर्न देखकर। हम मिलेंगे इसी तरह से, और अभी के लिए इस वीडियो के लिए विदाई लेते हैं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।